एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और अब आगे बढ़ने से पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि CII के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या कहना है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में चालू वित्त वर्ष के लिए जो आर्थिक विकास की दर है वो 6.5 से 7% रहने का अनुमान जताया गया और उद्योग संगठन CII ने आर्थिक समीक्षा के जो आंकड़े कल साझा किए गए हैं उस पर खुशी जताई है। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे पर्सनल इनकम टैक्स लेके यही विचार है कि एक पर्सनल इनकम टैक्स का पूरा ढांचा को एक बार रीलुक किया जाए ताकि सो दैट कॉमन मैन, मिडिल क्लास एंड पीपल इन द पुअरर सेक्शन उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आ सके ताकि उनको जो एक्सपेंडिचर जो होते हैं हाउस होल्ड में उसके ऊपर वो हेल्थ केयर में, एजुकेशन में वगैरह में ज़्यादा स्पेंड कर सके ठीक से। और दूसरा एक जो उनका कंजम्पशन का जो कंजम्पशन डिमांड वहाँ से काफ़ी स्ट्रांगली आएगा ये हमारी उम्मीद है। तो इसीलिए हम डिस्पोजेबल इनकम फॉर द कॉमन मैन, फॉर द मिडिल क्लास वी वांट, उसको हम कैसे बजट में देख सकते हैं उसका उम्मीद हमारा है। वहीं CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार देश में आर्थिक गतिविधि में तेजी लाने के लिए आम बजट में इनकम टैक्स में मौजूदा प्रारूप पर विचार करेगी। और ये हम कुछ इस वक्त सीधी तस्वीरों की ओर रुख करते हैं और वो तस्वीरें लगातार वित्त मंत्रालय की गतिविधियां और इस वक्त ये वित्त मंत्री के घर से उनके निकलने के समय की ये तस्वीरें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आंचल घर से निकल चुकी हैं। एक झलक पहली झलक। हालांकि जाहिर सी बात है कौतूहल मन में रहता है लेकिन जानकारी कुछ भी नहीं मिलती सिवाय इसके कि वित्त मंत्री जी अपने घर से निकल के वित्त मंत्रालय जा रहे हैं। मुश्किल 5 मिनट भी नहीं लगेगा उस वित्त मंत्रालय तक पहुंचने का। ये जो सफर है ना ये सभी के लिए, जो यहाँ स्टूडियो में बैठा एंकर है, जो आम दर्शक वहाँ है या गेस्ट है, सभी के लिए कौतूहल का विषय तो होता ही है। साथ ही साथ कि कब वो पहुंचेंगी और उसके बाद जिस तरह से तस्वीरें आएंगी सामने तो वक्त लगातार घटता हुआ, धड़कनें बढ़ती हुई और साफ तौर पर क्योंकि हमने देखा कहाँ ब्रीफकेस से बजट की शुरुआत हुई थी जिसे औपनिवेशिक काल का एक परिचायक माना जाता था और उससे हटता हुआ बही खाते तक पहुंचा और अब डिजिटल डॉक्यूमेंट के रूप में आम बजट से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर ये, पहली वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय पहुंच गए हैं, दूसरी ये कि आम बजट को पेश करने के लिए वित्त मंत्री साहिबा अपने घर से निकल चुकी हैं और 11 बजे का वक्त है कि जब लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा और आम बजट है अपने आप में तीसरी बार सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पारी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का ये 7वां बजट होगा। और बजट ब्रेकिंग ये है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपने घर से निकल चुकी हैं और वित्त मंत्रालय पहुंचने वाली हैं नॉर्थ ब्लॉक में और यहां पर बिल्कुल अंतिम दौर की बैठक। उसके बाद जैसा हम जानते हैं कि वित्त मंत्री जी राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी, राष्ट्रपति से वो एक तरीके से बजट को लेकर औपचारिक एक मुलाकात कह सकते हैं लेकिन वो भी अपने आप में हमारी लोकतांत्रिक परंपरा का एक हिस्सा है। ये भी वुमेन एम्पावरमेंट दो सशक्त महिलाओं की तस्वीर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद एक महिला है तो आप देख सकते हैं जिस आधी आबादी का हम जिक्र कर रहे हैं उसका प्रतिनिधित्व हर जगह अहम माना जाता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं क्योंकि हम उससे पहले चर्चा कर रहे थे CII पर तो MSME पर भी एक सवाल हम लेते हैं लेकिन उससे पहले शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, खास तौर पर वित्त मंत्री साहिबा घर से निकल चुके, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगी नॉर्थ ब्लॉक और साफ ये भी माना जा रहा है कई हवाले से जो न्यूज़पेपर्स को हम पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो लगातार 1.5-2 हफ्ते से बजट के विशेष कार्यक्रमों में चर्चा की गई कि इस बार भी फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि पर होगा। खास तौर पर कृषि उपज को बाजार जैसा दाम मिले, युवाओं को जो नौकरियां सृजित करने की बात 2030 तक की जा रही है जिसका एक परिलक्ष्य हमने आर्थिक सर्वे में भी देखा, उसकी दृष्टव्यता भी नजर आएगी आज के इस बजट में। देखिए आंचल, एक संतुलन दिखेगा जो हमें लगता है बजट में। आर्थिक विकास की रफ्तार तेज हो और साथ ही साथ रोजगार के मौके ज्यादा हो, उसकी एक झलक बजट में दिखाई दे सकती है। MSME पर फोकस जैसी की चर्चा हो रही थी और कृषि पे इसलिए फोकस होगा क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ी आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है और हम देख रहे हैं कि भारत ने चाहे अनाज उत्पादन का मामला हो या फिर कृषि उपजों या कृषि के जो उत्पाद हैं उनको निर्यात करने का मामला हो, उसमें एक उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है।
किसानों की मेहनत से और सरकार की प्रोत्साहन नीतियों से हम उस ओर आगे बढ़े हैं। अब किस तरह से हम अपने उत्पाद को वैश्विक बाजार में बेहतर तरीके से पहुंचा पाए, उसके लिए क्या इंसेंटिव हो सकता है। और किसानों के लिए आप देखिए, हम जानते हैं किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं हैं, लेकिन जो सस्ते दर पर जो कर्ज मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि 3 लाख रुपए किसान ले सकते हैं, उसकी क्या सीमा बढ़ाई जाएगी ये इसको लेकर बहुत सभी की निगाहें हैं कि क्या वहां पर कोई स्कोप है कि ज्यादा ऋण किसान ले सकें अपने कृषि से जुड़े साजो सामान खरीदने के लिए या फिर आधुनिक खेती करने के लिए। और हम देख रहे हैं कि बीते कुछ वर्षों में तकनीक पर बहुत जोर रहा है कृषि क्षेत्र में। एक तरफ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई और इंसेंटिव स्कीम शुरू होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम से कम हो और दुनिया में हम ग्लोबल लीडर बने इस तरह के प्राकृतिक उपज खेती से पैदा होने वाली कृषि उपज के मामले में। तो वहां पर क्या कोई इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत होगी या इंसेंटिव बढ़ाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी ये बात तय मानी जाती है बजट दर बजट कि जो किसानों को जो कर्ज दिया जाता है सस्ते दर पर, उसकी जो सीमा है, जो कुल जो कृषि ऋण है वो हर बजट में बढ़ाया जाता है। तो कुल कृषि ऋण तो बढ़ाया ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होता, लेकिन क्या प्रति किसान सीमा भी बढ़ाई जाएगी, इसको लेकर उम्मीदें जरूर है। तो ये देखने वाली बात होगी। शैलेंद्र, संक्षेप में कि कृषि से साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कैसे मांग बढ़े, उस लिहाज से भी एक बड़ा फोकस हो सकता है। आपको वो गुंजाइश कहां दिखती है? संक्षेप में सिलसिलेवार तरीके से कैसे समझ सकते हैं इसको? ये देखिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ग्रामीण कृषि सड़कें। हम जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री जो ग्रामीण कृषि में जो सड़कें बनती हैं, उसमें क्या आवंटन बढ़ाया जाएगा और मनरेगा के जरिए जो रोजगार श्रम दिवस जो पैदा होते हैं उसका आवंटन देखना होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा देने के लिए उसमें कितनी मदद होगी। तो वो आप देखेंगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो ग्रामीण ढांचा है, हमारा आर्थिक ढांचा, खासतौर पर जो गांव-गांव जोड़ने वाली सड़कें हैं, क्या उनमें कुछ आवंटन बढ़ेगा। पेयजल जैसी जो योजना है, नल सब, वो तो हम देख ही रहे हैं कि पीने का पानी घर घर पहुंचाने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी हम आवंटन देखेंगे। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक सहारा मिले, कृषि के अलावा बाकी जो आर्थिक जो बुनियादी ढांचा है उस पर भी हम देखेंगे कि फोकस। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त वित्त मंत्री जी पहुंच गई हैं वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक में, और ये पहली झलक जिसका आंचल आप जिक्र कर रही थी, एम्पावर्ड विमेन एम्पावर्ड की जो बात डेवलपमेंट की बात कर रही थी, वीमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ हम लगातार एक देश के नाते बढ़ रहे हैं। और ये झलक एक ही थी, लेकिन अब जब वित्त मंत्रालय से मंत्री महोदया बाहर आएंगी उस वक्त वो उनकी पूरी टीम उनके साथ होगी और उनके हाथ में वो टैबलेट होगा जिसको डिजिटल भारत की सशक्त तस्वीर कह सकते हैं। ये तस्वीरें और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर, क्योंकि आज अगर हम देखें तो पिछली बार विमेन इन ब्लू आज श्वेत शफाफ परिधान में है, और जब हम इस तरह की श्वेतांबरी बात करते हैं तो उसी की एक छाप भी बजट में देखने को मिलती है। हालांकि उसको मैं जोड़ रही हूँ उसके साथ, लेकिन क्योंकि कृषि की बात कर रहे थे शैलेंद्र, राहुल जी, खास तौर पर तमाम मंत्रालय जिनका बहुत बड़ा फोकस रहता है इस पूरे बजट में, जिसमें हम बात करते हैं एग्री, विमेन एम्पावरमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टैक्स। कृषि मंत्रालय का अगर मैं जिक्र करूं, इस बार शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्हें इस मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया, पदभार सौंपा गया है। अपने राज्य में जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कई क्रांतिकारी योजनाएं वो लेकर आए इस पूरे क्षेत्र के लिए। कितना अहम आप मानते हैं, खासतौर पर इस बार जब इस तरह के मंत्रालयों का पदभार बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को दिया जाता है जिनका एक्सपीरियंस और अनुभव जो है वो आने वाले बजट में नजर आता है। तो कृषि के लिहाज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर जोड़ा जाए, उसमें कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आप देख सकते हैं? क्या उसमें और बढ़ोतरी की जाएगी इस आने वाले बजट में? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि में बहुत बड़ा योगदान फ्यूचर में देखने को मिलेगा। मतलब देखिए, आज के ज़माने में जब मैपिंग से पता लग जाता है कि कहाँ पे कितनी पैदावार है, तो सरकार आज की तारीख में इस नंबर पे भी पहुंच सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके कि कहाँ पे पैदावार अच्छी प्रोडक्टिविटी है, कहाँ पे डेफिसिट है, कहाँ पे पानी की वजह से कमी है, कहाँ पर मतलब और कोई समस्या है तो उसकी वजह से कमी है। तो ये सरकार के लिए जानना बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसान हो गया है। और हालांकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ सरकार अपने तक रखने की बजाय हर किसान को भी दे सकती है। तो मुझे लगता है सरकार का जिस हिसाब से 1 साल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस है, हम इतना जल्दी उसको अडॉप्ट और अडेप्ट करने के लिए की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा मानना है अच्छा एक्सपेंडिचर विद इंक्रीमेंट इन बजट, अच्छा एक्सपेंडिचर उस पर एलोकेट होगा। और मुझे ये और दिखता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे करा हुआ खर्चा का फ़ायदा बहुत ज़्यादा दिखेगा। मतलब जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ आज तक ये मौसम के अनुमान से चलती थी,
वो बातें उससे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगी। किसान को ये भी शायद समझ आ पाए कि आप रिकमेंडेड ये आइटम्स की पैदावार करें जिससे आपकी आय उसमें बेटर हो। मतलब जिस चीज़ का सरप्लस दिख रहा है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ ज़मीन के ऊपर नहीं, सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए कि क्या चीज़ की सप्लाई ठीक रहेगी क्या नहीं रहेगी। जैसे मैं पीछे बता रहा था कि युद्ध के दौरान खाने के तेलों में कमी हो गई, अब उसके अंदर फ्यूचर के अंदर यदि कमी रहेगी और भारत उसको इंटरनेशनल सप्लाईज के अंदर सब्स्टिट्यूट करता है इंटरनेशनल इकोनॉमी में, तो वो बड़ी बात है। तो उन सब चीजों की सीधा फायदा किसानों को, हमारे देश के अर्थव्यवस्था को मिलता नजर आएगा। नवीन जी, क्योंकि हम जब अर्थव्यवस्था की और बजट की बात करते हैं तो बड़ा तकनीकी चीजें होती है, उसको एनालिसिस करते करते थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब हम इनकम टैक्स जैसे डायरेक्ट टैक्स पे हम बात करते हैं तो उसका सीधी बात समझ में आती है कि साहब इस स्लैब में ये हो गया और इसका ये फायदा इतने को मिलने वाला है। उस गुंजाइश को आप कहां पे आज देखते हैं वित्त मंत्री जी के पास में, खासतौर से सर्विस क्लास को लेकर, मिडिल इनकम ग्रुप को लेकर कहां पे गुंजाइश दिखाई पड़ रही है आपको टैक्स के मामले पर? एक मैंने संडे को भी शो में ही बोला था कि एक रिवाज है कि चुनाव के बाद वाले बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कुछ तोहफा जरूर देती है टैक्स पेयर्स को, और मुझे लगता है वो रीति वो रिवाज इस बार भी कंटिन्यू रहेगा। मीठा होगा, मतलब मीठा बजट होगा, बिल्कुल मीठा बजट होगा। और स्पेशली जो कोलिशन की सरकार बनी है तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि पूरी तरीके से प्रोग्रेसिव बजट नहीं होगा, एक बैलेंस्ड बजट होगा जिसमें थोड़ा सा पॉपुलिस्ट भी हो सकता है और प्रोग्रेसिव भी बजट होगा। और इन्फ्लेशन से थोड़ा सा छुटकारा देने के लिए, टैक्स पेयर्स के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट जरूर दिया जाएगा। लेकिन ये टैक्स बेनिफिट मेरा ये मानना है कि सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम में होगा, ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे, क्योंकि सरकार का जो प्लान है, जो पिछले 3-4 साल से सरकार कॉन्टिन्यूसली परस्यू कर रही है, हर बजट में कोई ना कोई न्यू टैक्स रिजिम को लेकर अनाउंसमेंट होता है। मुझे लगता है कि न्यू टैक्स रिजिम में ही थोड़े से बदलाव किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू टैक्स रिजिम की तरफ जाएं और ओल्ड टैक्स रिजिम को छोड़ें, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स डिडक्शंस का जो उसके अंदर इतने सारे प्रोविजंस हैं और जिसमें टैक्स इविजन के भी काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि न्यू टैक्स रिजिम में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए कि तो सैलरीड पर्सन को थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट गुंजाइश कहाँ पे, 80C की बात की जाए, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की जाए, इन सब में कहीं कहाँ पे आपको गुंजाइश दिखाई पड़ती है? क्योंकि इन्होंने बहुत सही कहा अरिंदर, जब हमने पहले भी चर्चा की थी नवीन जी के साथ, तो खास तौर पर 80% से ज़्यादा लोग अभी भी जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसे फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम 80C का जो दायरा है उसकी कटौती को बढ़ाते हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम इसमें ये भी देखें डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है उसमें ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आप ये हम समझें कि लोग टैक्स भरते हुए और रिफंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप टैक्स के दायरे में हैं, जो सीधा रास्ता खोलता है आपके नौकरी पेशा होने का। देखिए, आपका टैक्स पेमेंट का और TDS का, हालांकि TDS का मैं पॉइंट रेस कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को फुटप्रिंट्स कैप्चर करने हैं, जितने भी हमारी इकोनॉमी में लोग पैसा अर्न कर रहे हैं जो कि TDS की फॉर्म में वो कैप्चर कर लेते हैं। लगभग 40 सेक्शन है जिसमें आपके ऑलमोस्ट सारी इनकम पे TDS करता है, वही फाइनली आपका जब आप रिटर्न फाइल करते हैं आप रिफंड क्लेम कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा एक अच्छा खासा इंटरकनेक्शन बन चुका है इनकम टैक्सेशन के अंदर। लेकिन ऐसे केस में ना सरकार का ये है कि जितना ऑर्गेनाइज सेक्टर से लोग जुड़े, जितना, और बेसिकली TDS का उसमें काफ़ी बड़ा एक रोल प्ले किया है उसमें। एक्चुअली इसमें हमने 2-3 सवाल मिक्स कर दिए, आपने भी कुछ सवाल पूछा, मैं उसका भी एक बार जवाब देता हूँ। मैं सबसे पहले कि न्यू टैक्स रिजीम में मेरा ये मानना है कि एक ना 75,000 का एक ऐसा आंकड़ा है जो 2018 में अरुण जेटली जी ने बोला था कि यार एक सैलरी टैक्स पर 75,000 रुपये सालाना टैक्स जमा करता है और उसके उलट जो बिजनेसमैन है वो सिर्फ 25,000 रुपये जमा करता है। ये सारे टैक्स पेयर्स का एक एवरेज है। तो मुझे लगता है कि 50,000 से बढ़ा के 75,000 का आंकड़ा ले जाना चाहिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में। वो एक अच्छा नंबर होगा जो सैलरी टैक्स पेयर के लिए एक इंसेंटिव होगा, क्योंकि वो बड़ी ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं। और दूसरा ATD जो कि मेडिकल इंश्योरेंस की जो छूट है, मुझे लगता है कि ये 2 मैंडेटरी अनाउंसमेंट्स हैं न्यू टैक्स रिजिम में, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग न्यू टैक्स रिजिम की तरफ जा सकते हैं और अपना कंप्लायंस का बर्डन कम कर सकते हैं। जितना भी उनका TDS कटा हुआ है वो अपना रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और जितनी डिस्पोजेबल इनकम एक सैलरीड पर्सन के हाथ में बढ़ेगी उतना इकोनॉमिकली एडवांटेज है। तो ये मेरी विशेष होंगी आज की बजट के लिए। राहुल जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रोजगार के मोर्चे पे लगातार राजनीतिक रूप से बहस चलती है, लेकिन अपने आप में अर्थव्यवस्था में इसको बढ़ाते रहने का एक चुनौती हमेशा रहती है। मौजूदा समय में MSME अपने आप में हिंदुस्तान में एक ऐसा सेक्टर है जहां पे सबसे ज्यादा रोजगार सृजन होता है। वहां पर क्या और किए जाने की जरूरत है ताकि ये जो बहस है वो इस लेवल पे ना जाए कि साहब कि नहीं हो रहा, वो आंकड़े साफ तौर से दिखाई पड़े, चाहे वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर शहरी और बड़े और छोटे शहरों की बात हो। MSME को लेकर कहां पे एक व्यवस्था दिखाई पड़ रही, कहां हम खड़े और कैसे आगे बढ़ सकते हैं?
देखिए, प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात पीछे करी थी, स्टार्टअप फंड। मतलब आज तक बात होती थी कि सरकार आपको उधार दे रही है CGTMSE के थ्रू, आप व्यापार करें, आगे बढ़ाएं। परंतु बात आती थी कि जो लोग नया पहली बार किसी परिवार से व्यापार कर रहे हैं और जॉब की जगह व्यापार करने की सोच रहे हैं, पहले दिन पैसा नहीं है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो मुझे लगता है स्टार्टअप फंड के ऊपर दोबारा बजट में फोकस दिखेगा। सरकार नई नई प्रणाली निकालेगी कि आप इस तरह का व्यापार कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कर रहे हैं, तो सरकार स्टार्टअप फंड से आपको आराम से इक्विटी कैपिटल देगी कि आप पैसा उसमें लगा सकें। देखिए, जेम मार्केट प्लेस था, उसमें सरकार ने क्या किया, MSME लोग सरकार को सप्लाई कर सकें, उसको आसान किया। अब बात आती है कि और सप्लायर उसमें घुस सकें। उसमें तो ये चीज़ आसान हुई थी पहले वाले में कि जो लोग वो उद्योग कर रहे थे वो सरकार को सप्लाईज दे सकें। अब बात आती है नए सप्लायर बन सकें, नए लोग उसको उद्योग को बढ़ा सकें। तो उसमें मुझे लगता है सरकार अब स्टार्टअप फंड, इक्विटी सीड कैपिटल, कई मेथड निकालेगी इस बजट के द्वारा, जिसमें नए लोग पैसा लेके सरकार से नया व्यापार स्टार्ट कर सकें, जो कि एक लोन भी नहीं होगा CGTMSE के थ्रू, जिसमें वापसी करने की नुकसान की समस्या रहती है। MSME लगातार करती आ रही है राहुल जी, वो ये है कि भाई हमें PLI से जोड़ा जाए, यानी PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत हम आए। और इसमें जब हम PPP की बात कर रहे हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसका रोल बहुत अहम है, जिसका जिक्र कल जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो भी कर चुके हैं, और प्रधानमंत्री ने भी अपने कई जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उनसे कहा है। इसका तालमेल कैसे बैठते हुए आप देखेंगे आने वाले बजट? देखिए, PLI अभी तक जो मिल रही है वो बड़े ब्रांड्स को मिल रही है, जो बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। इसमें तो असंगठित क्षेत्र के बहुत से लोग कार्यबल के रूप में काम करते हैं। MSME की बात करते हैं। आप जो कह रहे हैं कि PLI उठते हुए सूरज को, नए आदमी को, नए इंसान को PLI मिल पाए, ये प्रणाली तो बिल्कुल जैसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है, उस तरह के किसी मेथड से इंट्रोड्यूस होनी होगी। क्योंकि अगर उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुआ, यदि कोई किसी ने डिसाइड करना स्टार्ट किया कि किसको दें किसको ना दें, तो उसमें हमेशा समस्या रहती है। छोटे आदमी में नंबर इतने हो जाएंगे, लाख आदमी, 5 लाख आदमी खड़े हो जाएंगे। तो मुझे लगता है यदि वो इंट्रोड्यूस होगा PLI एट द ग्रास रूट लेवल, स्कीम बहुत अच्छी होगी। परंतु मेरा मानना है उसके अंदर कोई ना कोई फिक्स मेथडोलॉजी होगी। यदि आप व्यापार स्टार्ट करते हैं और आप अपने तरफ से 10 लाख लगाते हैं और आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10, 20 या 25 चाहिए, तो सरकार फिक्स मेथड के अंदर आपके साथ जुड़ेगी कि आप कमाते जाइए, आपको सरकार और इन्वेस्टमेंट के लिए देती जाएगी और आप आगे बढ़ते जाएं। परंतु वो जरूर इनकम और सेल्स इंक्रीमेंट के बेस पे कम से कम रहेगा, अदरवाइज वो एक तरीके से एक इंटरलिंक कहीं ना कहीं गुंजाइश उसकी बनती है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, आर्थिक मोर्चे पे ऐसी बहुत सी बातें होती जिसका एक आंसर निकलता है राजनीतिक चुनौतियों के माध्यम से। हम रोजगार का जिक्र कर रहे थे और खासकर के MSME की बात कर रहे थे। उस दिशा में जो राजनीतिक चुनौती है रोजगार और महंगाई के मसले पर, वहां पे आपको कहां पे गुंजाइश दिखाई पड़ रही है? किस तरीके से खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में छोटे व्यापारी वर्ग के लिहाज से ऐसी नीतियों को लेकर आगे बढ़ा जाए? क्योंकि अब 5 साल का एक विजन दिखाना है, 2047 का विकसित भारत का एक आधार तैयार करना है, वो कहां पे एक आपको डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा है? शैलेंद्र। आनंद, देखिए, महंगाई को नियंत्रण में रखना हमेशा सरकारों के लिए एक चुनौती रही है, लेकिन मोदी सरकार जब से आई है उसमें आप देखें तो मोटे तौर पर सफल रही है। और हम देख रहे हैं कि यही वजह है कि आप RBI की पॉलिसी देखें, उसमें भी एक निरंतरता रही है। अनाज उत्पादन बेहतर रहा है, मानसून उम्मीद है कि ठीक रहेगा। तो अगर आप जो कृषि उत्पादों की जो महंगाई दर है वो कंट्रोल में रहने की उम्मीद है, हालांकि उस पर एक लगातार नजर रहती है। दूसरी बात यह है कि सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें रोजगार बढ़ाया जाए, और उसके लिए जो चर्चा हो रही है कि MSME में कैसे प्रोत्साहन दिया जा सकता है, कैसे कुछ योजनाओं में पैसा डाला जा सकता है जिससे उसका एक लाभ तमाम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में छोटे और कुटीर उद्योगों को मिले। तो हम उसका एक संतुलन देखते हैं बजट में कि जहां बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर तो फोकस रहता ही है, ये कोशिश रहती है कि छोटे और कुटीर उद्योग जो हैं, जो MSME हैं, उनको फायदा दिया जाए। जो खेती बाड़ी से जुड़े जो उद्योग हैं उनको फायदा दिया जाए, क्योंकि वहां पर हम बड़ी संख्या में रोजगार पैदा कर पाते हैं। PLI स्कीम के एक सकारात्मक नतीजे हम अलग अलग सेक्टर्स में देख ही रहे हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो या फिर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर टेक्सटाइल हो। आर्थिक सर्वे उसकी तरफ इशारा भी करता है, उसके सकारात्मक नतीजे आए हैं। उसका कितना विस्तार होगा, क्योंकि सरकार के पास आप देखें जो हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर है तो एक जगह है, यानी हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं, ऐसी स्थिति में खड़े हैं जहां पर कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। हमारे पास संसाधन है, आर्थिक संसाधन है। चूंकि नीतियों में एक स्थिरता दिखी है
उसकी वजह से एक स्कोप दिखता है कि हम कई सेक्टर्स को और मदद दे सकते हैं। अब वो कहां कदम उठाए जाएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आप देखें तो वहां पर बहुत ज्यादा स्कोप इसलिए नहीं बचता क्योंकि जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी के रेट्स जीएसटी काउंसिल में तय होते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि हम आयकर डायरेक्ट टैक्स में क्या सरकार छूट देने वाली है, न्यू टैक्स रिजीम का एक विकल्प मिल ही चुका है। तो ऐसे में हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ओर सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे जो बड़े मजबूत सेक्टर्स हैं उनको एक प्रोत्साहन मिले और दुनिया में जिन सेक्टर्स में हम दुनिया के बाकी देशों पर निर्भर है, यानी जहां पर से हम आयात करते रहे, वहां पर प्रोत्साहन आगे बढ़ता रहे, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो या फिर टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे कि आधुनिक साजो सामान के निर्माण की बात हो, तो वहां पर कोई प्रोत्साहन मिल सकता है। राजनीतिक चुनौतियों की जो आप बात कर रहे हैं, अंतिम बात उसमें निश्चित तौर पर आप देखेंगे कृषि ड्रोन सखी जैसी योजनाएं जिनकी शुरुआत हुई है उनको प्रोत्साहन मिलेगा, प्राकृतिक खेती को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे कदम 70 साल के बुजुर्गों को आयुष्मान के दायरे में लाने की बात है, तो हेल्थ की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हेल्थ बजट हो सकता है कि बढ़ जाए, चूंकि हम देख रहे हैं कि हम ज्यादा अस्पतालों का निर्माण कर रहे हैं, अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर कर रहे हैं, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि आवंटन बढ़ सकता है। बिल्कुल, हेल्थ बजट का आपने जिक्र किया, तो मेडिकल डिवाइसेस पर क्या कर को कम किया जाएगा, और मेंटल हेल्थ पे भी हमने एंट्रीम बजट में फोकस देखा था, क्योंकि हमने आपने एमएसएमई पर एक चर्चा की है। शैलेंद्र, उस पर नवीन जी एक पॉइंट ऐड करना चाहते थे, उसकी पेमेंट को लेकर। नवीन जी, एमएसएमई को लेके पिछले बजट में एक बदलाव किया गया था 2023 के बजट में, जिसमें सरकार ने कहा था कि 45 दिन के अंदर अंदर आपको एमएसएमई को पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो जिस साल आप वो पेमेंट करेंगे उसी साल आपको उसकी टैक्स डिडक्शन मिलेगी। ये एक बहुत अच्छा स्टेप था एमएसएमई के लिए, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में अराइज हो गई है। सरकार का ये मानना था कि इस स्टेप से जितनी जल्दी पेमेंट होगी एमएसएमई को, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एमएसएमई को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, तो उनकी वर्किंग कैपिटल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाएगा। लेकिन इससे एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, रादर दो प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ये कहती हैं, एमएसएमई को फोर्स कर रही हैं कि आप अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सरेंडर कीजिए, ताकि 45 दिन की पेमेंट का जो रूल है उन ऑर्गेनाइजेशंस पे ना अप्लाई हो, नंबर 1। नंबर 2, या तो उनको पेमेंट कर देते हैं चेक की फॉर्म में, कई बार वो चेक का या तो डेट्स बहुत आगे की होती है या वो कई बार चेक्स बाउंस हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस, और हम लोगों ने अभी नई सरकार बनने के बाद हम लोग लगभग 75 रिकमेंडेशन सरकार को भेजी थी, उसमें से एक पॉइंट ये भी था कि ये जो एमएसएमई का रूल है इसमें थोड़े से बदलाव की जरूरत है। 45 दिन मुझे लगता है कि काफ़ी कम है, और कुछ हर इंडस्ट्री के अपने अपने रूल है। जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, जैसे हम लोग पेपर्स बाय करते हैं वहाँ एडवांस पेमेंट होती है, हम लोग बुक्स बेचते हैं वहाँ 180 दिन की पेमेंट होती है। तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये टर्म्स वेरी कर सकते हैं, लेकिन इनका एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तो हमें लगता है कि 90 दिन एक अपने आप में एक सफिशिएंट दिन है, और इस 90 दिन के आंकड़े को सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि 90 डेज में ये पेमेंट क्लियर हो जानी चाहिए एमएसएमई की, चाहे वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो या ना हो। एक टर्नओवर की एक लिमिट लगा दी जाए। मुझे लगता है कि इस एक स्टेप से काफी बड़ी मदद की जा सकती है छोटे दुकानदार की और एमएसएमई की। बिल्कुल, और छोटे दुकानदारों के साथ साथ साफ तौर पर आम जनता के लिए इस बजट में बहुत कुछ होगा, यही मानना है सभी का, प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य में भी। लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि आखिरकार जब हम इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात करते हैं तो उसमें R&D पर कितना फोकस होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। इस साल हमारा टारगेट है टू राइज फ्रॉम हियर टू हियर। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए वक्त के साथ अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है। इस बदलती दुनिया के साथ अपने बिजनेस को अपग्रेड करना अब हुआ आसान। पेश है आपका अपना भरोसेमंद साथी बैंक ऑफ इंडिया MSME लोन। अब आप भी ले जाइए अपने बिजनेस को तरक्की की ओर। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक
जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। भारत सरकार की कृषि और कृषक उन्नत की प्रतिबद्धताओं के साथ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी AIC का गठन हुआ। समूचे भारतवर्ष में कृषि बीमा के लिए अधिकतम किसान AIC पर भरोसा करते हैं। आधुनिक तरीकों से आपदा की स्थिति में कृषि एवं कृषि संपदा के नुकसान के सटीक आकलन और त्वरित भुगतान का मजबूत सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि हर किसान के घर तक खुशियां पहुंचाने का है इरादा। हम हैं AIC। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MBH का चंकी चाट मसाला डालें। MBH का चंकी चाट मसाला। MBH। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लगातार बने हुए हैं हमारे इस खास कार्यक्रम बजट 2024 में और लगातार कोशिश यही होगी कि कैसे एक एक खबर आप तक सबसे पहले सटीक तरीके से हम पहुंचाएं। और खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इसके अलावा रिपोर्टर्स भी हैं। लेकिन बड़ी खबर यही कि DD न्यूज़ पर पल पल की खबर के लिए आप बजट के साथ बजट पे बने रहिए। और बजट पेश करने से पहले मंत्रालय इस वक्त पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा बजट और उसके बाद में राज्यसभा में इसको रखा जाएगा। वित्त मंत्री के रूप में आज रिकॉर्ड बनाती नजर आएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लगातार 7वीं बार होगा जब वो बजट पेश करेंगी और ये 7वां बजट होगा 2019 के बाद से 2024 तक। और ये अपने आप में देश के इतिहास में एक पहला एक रिकॉर्ड होगा। मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट, ये अपने आप में लगातार इस वक्त की बड़ी खबरें हैं। और आप DD न्यूज़ पर लगातार बने रहिए पल पल की खबर के साथ। खास मेहमान राहुल गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राहुल जी, हम एक विषय जिसको लेकर कल के आर्थिक सर्वे में बात कही गई, जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था कि निजी निवेश कैसे बढ़े, उस पर बहुत ज़्यादा जोर कहीं दिखाई पड़ रहा है और उस दिशा में गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा है। मतलब सरकार ने जो ऋण देने की व्यवस्थाएं की हैं निजी क्षेत्र को, वो अपने आप में पर्याप्त हैं, उन तक वो व्यवस्थाएं पहुंची भी हैं बैंकों के माध्यम से, लेकिन उतना रिफ्लेक्शन इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं दिखाई पड़ रहा। उस लिहाज से क्या और बनता है नजर आता है इस बजट में? देखिए, सरकार की स्कीम थी गोल्ड मोनेटाइजेशन। भारत का काफ़ी बड़ी सेविंग्स सोने के फॉर्म में है और प्रधानमंत्री ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अनाउंस करी थी 2018 में। अब भाई 6 साल के बाद सोने का दाम तो हो गया 3 गुना, अंदाजन 25,000 से 75,000। और जहाँ तक की बात है गोल्ड मोनेटाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन की, तो उसमें अभी काफ़ी गैप बाकी है जी। तो मुझे लगता है कि भारत जो कि आज भी ब्याज दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्याज के दाम बढ़ रहे हैं जब से युद्ध की सिचुएशंस आई हैं, तो उसको देखते हुए गोल्ड मोनेटाइजेशन मुझे लगता है सरकार इस बजट के अंदर दोबारा उसको पुश करेगी और अंतर्राष्ट्रीय डेट को रिड्यूस करके भारत में से ही भारतीय लोगों के द्वारा ही गोल्ड बॉन्ड खरीद के या फिर गोल्ड मोनेटाइजेशन के अंदर निवेश करके भारत में ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जगह भारत में ही ब्याज रहेगा, लोगों के पास इनकम रहेगी और एग्जेम्पशन रहेगी। इतना बढ़िया ये स्कीम है गोल्ड बॉन्ड स्कीम। सरकार इसको हर 2 महीने में निकालती है जी। परंतु अभी तक उसकी पूरी तरह से जितना उसका फायदा उठाया जा सकता है भारत सरकार के लेवल के ऊपर इंटरनेशनल डेट की सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो अभी पूरा नहीं उठाया गया है। तो मेरा मानना है प्राइवेट निवेश, प्राइवेट सेविंग्स गोल्ड के फॉर्म में जो है उसको सरकार कहीं ना कहीं पुश करके और सरकारी डिपॉजिट्स लेकर उनके और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि जो गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन है वैसे भी वो 5 साल और 8 साल की मियाद के अंदर लिए जाते हैं, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बनने में जो समय लगता है उसकी लॉन्ग टर्म फंडिंग हो सके जी। तो पब्लिक सेविंग भी मोनेटाइज होंगी, जो रुकी हुई चीजें लोगों के हाथ में पैसा जिसके ऊपर कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। बहुत जरूरी है और थोड़ा सा जो प्यार फिजिकल गोल्ड से रहता है भारतीयों को, उससे थोड़ा हटाने के लिए ये तमाम योजनाएं लाई गई और लोगों ने घर से बाहर निकलकर सोने में निवेश किया। बात अगर करूं शैलेंद्र, मैं तमाम उन सामाजिक योजनाओं को लेकर, मनरेगा की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं जल जीवन मिशन की, क्या लगता है आने वाले इस बजट में जिसमें हम बात कर रहे हैं उन 4 स्तंभों की, जिसमें युवा है, गरीब है, महिला हैं, उस लिहाज से खास तौर पर क्या सामाजिक योजना की जो हम आवंटन है क्या वो बढ़ेगा? नहीं, लेकिन एक बार हम आपको कुछ तस्वीरों को भी दिखाएंगे, फिर हम शैलेंद्र के पास वापस आएंगे। अभी तक 6 बजट पेश कर चुकी हैं निर्मला सीतारमण जी, और वो ये 6 तस्वीरें, पहला बजट 2019 का जो आपको पहली विंडो में नजर आ रहा है, 2020 का दूसरा बजट, 21 का तीसरा बजट, 2022 चौथा, 2023 पांचवा और फरवरी 2024 जिसको हम लोगों ने इंटरिम बजट कहा था, जो कि
पूर्ण बजट नहीं था, वो अपने आप में उनके लिहाज से छठा बजट था, और अब जबकि पूर्ण बजट आएगा आंचल तो ये 7वां बजट होगा। अच्छा, मुझे याद है अरुण जेटली साहब जब बजट पेश करते थे तो वो ब्रीफ केस होता था। ये एक जो ट्रांजिशन हमने देखा, ये ट्रांजिशन सरकार की नीतियों में भी नजर आता है। वो ट्रांजिशन है आम आदमी के सरोकार से जुड़ा हुआ, वो ट्रांजिशन है जब हम सामाजिक योजनाओं को लोगों के बीच ले जाने की बात करते हैं। वो पैराडाइम शिफ्ट है कि अमृत काल की जब प्रधानमंत्री बात करें और उस विकसित भारत के संकल्प को दिखाता हुआ नजर आएगा बजट 2024। आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि पुराना जो बही खाता, अच्छा मुझे आज भी वो डेफिनेशन याद है जब हम स्कूल में लिखते थे कि बजट क्या है, बजट एक दस्तावेज यानी बही खाते के रूप में, और उसी को चरितार्थ करता हुआ नजर आता है भारत का आर्थिक तंत्र। ये आर्थिक तंत्र जो वैश्विक चुनौतियों में मजबूती के साथ खड़ा रहा, ये आर्थिक तंत्र जिसकी जीडीपी की ग्रोथ हमने देखा कि लगातार सरपट दौड़ रही है, जिसमें निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ साथ B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2C और जीएसटी का एक अहम रोल रहा। कई क्रांतिकारी हमने यहाँ पर अध्याय जुड़ते हुए देखे। और आंचल एक तस्वीरों में एक चीज और भी थी कि अब नई संसद भवन का ये पहला पूर्णकालिक बजट होगा, क्योंकि जो फरवरी में आया 1 फरवरी को 2024 में वो एक तरीके से इंटरिम बजट था, लेकिन पूर्णकालिक बजट इस नए संसद भवन के लिहाज से भी ये पहला होगा, और अपने आप में ये भी एक इतिहास उनके नाम दर्ज होता हुआ नजर आएगा। और आप जिक्र कर रही थी शैलेंद्र से सवाल को लेकर। जी शैलेंद्र, क्योंकि हम यहाँ पर सामाजिक योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, क्या उसके आवंटन में कुछ बढ़ोतरी आप देखते हुए यहाँ पर समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर खर्च बढ़ाया जाता है तो दो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, तो क्या वहां तो कमी नहीं होगी? तो ये बैलेंस बनाना बेहद जरूरी होगा इस बार मोदी 3.0 के लिए, क्योंकि इस बार कई अन्य दल भी साथ हैं सरकार के जिनकी रजामंदी जरूरी होगी। शैलेंद्र, एक चीज खाली जोड़ दूं आंकड़ा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात का जिक्र किया गया है कि सामाजिक योजनाओं पे होने वाला खर्च जीडीपी का लगभग 7.8% है। तो ऐसे में अब और कितना गुंजाइश दिखाई पड़ती है, उस लिहाज से एक बैलेंस अप्रोच। शैलेंद्र, देखिए, सरकारों के सामने हमेशा चुनौती रहती है कि उसकी आय ज्यादा से ज्यादा बढ़े और उसका जो वितरण है वो इस तरीके से हो जिससे जो ग्रामीण इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, उनको अधिकतम फायदा हो, और सामाजिक तौर पर जो लोग जिनको मदद की जरूरत है वो उसका फायदा उठा पाए। हम देख रहे हैं चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है, तो आयुष्मान जैसी योजनाएं हो या ग्रामीण सड़कें हो या पेयजल योजना हो या फिर ग्राम विकास की तमाम योजनाएं हो, उनमें आवंटन बढ़ाया जा सकता है। और मनरेगा जैसी योजनाएं हम देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे सुधार किए गए हैं। उतना बजट नहीं बढ़ाया गया, लेकिन उसमें बहुत सारे सुधार किए गए हैं, लीकेजेज रोके गए हैं। जानते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है उससे बहुत फायदा हुआ है तमाम सारी योजनाओं में। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि आवंटन बढ़ाया भी जाएगा, और साथ ही साथ जो मोदी सरकार एक सुधार पर आगे बढ़ी है जिससे जो लाभार्थी हैं उनको सीधा पैसा पहुंच रहा है, वहां पर जो लीकेज की गुंजाइश है वो पूरी तरह से खत्म हुई है, तो उसका एक अधिकतम फायदा भी ग्रामीण इलाके में हो। देखिए, चुनौती कहाँ है? चुनौती है ग्रामीण इलाकों में कृषि में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ले जाने की, और सरकार जानती है कि वहां बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, तो वहां पर ग्रामीण योजनाओं को समर्थन देने की जरूरत है। जो बुजुर्ग हैं या जो फिर जो गरीब लोग हैं उनको अलग से समर्थन की जरूरत होती है सामाजिक योजनाओं के जरिए। मुफ्त अनाज योजना 5 साल के लिए बढ़ाई जा चुकी है। आयुष्मान में 70 साल के बुजुर्ग शामिल किए जाएंगे, ये बीजेपी अपने संकल्प पत्र में वादा कर चुकी है। ग्रामीण ढांचे पर फोकस होगा, कृषि पर फोकस होगा, जो तकनीक है, ड्रोन सखी जैसी योजनाएं, तो निश्चित तौर पर एक स्कोप देखना होगा कि कहां कहां पर कितना पैसा डाला जाता है वित्त मंत्री की तरफ से, चूंकि एक संतुलन भी बनाया जाता है। एक बात और जो अब से पहले चर्चा हो रही थी कि प्राइवेट सेक्टर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको आगे बढ़ाए। हमने देखा कि बहुत सारी प्रोत्साहन योजनाएं सरकार ने लागू की, कुछ छूट भी दी, लेकिन उसका उतना असर, उतना प्रभाव जितना होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर एक तरह से हिचक रहा है। तो हमें जो साजो सामान खरीदारी में, रिसर्च इनोवेशन में, या फिर आप कहें कि नए रोजगार पैदा करने में प्राइवेट सेक्टर को भी उतनी भूमिका एक तरह से और तेजी से प्रोएक्टिव निभानी होगी, क्योंकि सरकार हम देख रहे हैं कि बजट दर बजट तमाम योजनाओं के जरिए या तमाम प्रोत्साहन के जरिए प्राइवेट सेक्टर को एक समर्थन दे रही है। तो हम उम्मीद करेंगे कृषि में कुछ ऐसे प्रोत्साहन होंगे जिससे प्राइवेट सेक्टर और आएगा, चूंकि प्राइवेट सेक्टर की पीठ और थपथपानी होगी शैलेंद्र, तो ताकि वो उसी लिहाज से कंधे के साथ कंधा मिलाकर भारत की आर्थिक
जो हम प्रगति कहते हैं उसके साथ चले। राहुल जी, मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगी और आपसे जानना भी चाहूँगी कि अब जब हम उद्योग जगत की बात करते हैं, इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स को हमने देखा एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, उस लिहाज से R&D की अगर हम बात करें, जैसे कि रक्षा क्षेत्र का जिक्र शैलेंद्र कर रहे थे, हालांकि बहुत आत्मनिर्भरता के पथ पर हम आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी भी रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत काम किया जाना बाकी है। उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स के मोर्चे पर बजट 2024 में क्या निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक्सपोर्ट्स में सरकार ने आज तक जितने फ़ायदे दिए हैं वो इस प्रकार दिए हैं कि आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको ये टैक्स वापस मिल जाएगा या फिर इतनी इंसेंटिव दिया जाएगा, परंतु व्यापार केवल एक ट्रांजैक्शनल फ़ायदे से नहीं चलता, लॉन्ग टर्म फ़र्क तो रिसर्च से ही आएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर आज की तारीख में चाइना के अंदर मंदी की वजह से जो सब्स्टिट्यूशन का स्कोप है वो बहुत हाई है कि हम हर सप्लाई चेन के अंदर जहाँ पे चाइना सप्लाई कर रहा है वहाँ पे भारतीय वेंडर सप्लाई कर पाएँ, परंतु उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सरकारी मेथड्स के अंदर, सरकारी लैब्स के अंदर हो पाए, जिससे लोग जो हैं, जो उद्योगपति हैं, जो उद्योगपति हैं, वो उनके ऊपर ना जिम्मेदारी बने उन चीज़ों की, और वो रेडीली जो भी अपने वेंडर्स मांग रहे हैं वो सरकारी मेथड्स में से यूज़ करके, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मुझे लगता है उसके इंसेंटिव्स भी मिलने चाहिए एक्सपोर्टर्स को। एट द सेम टाइम हर व्यापारी अपने लेवल के ऊपर, हर एक्सपोर्टर अपने लेवल के ऊपर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर सकता रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो सरकार यदि उस चीज़ के अंदर खर्चा बढ़ाती है, जो कि एक्सपेक्टेड है, 5 साल से सरकार कह रही है कि ब्रांड डेवलपमेंट करी जाए, भारत केवल माल सप्लाई करने के लिए फैक्ट्री ना बन जाए, अपने नाम से माल बेचे। अब अपने नाम से माल बेचने के लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट बनाएं, प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन हो, वो बिना रिसर्च के संभव ही नहीं है। तो मेरा मानना है सरकार या तो कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट देगी रिसर्च के माध्यम से, या फिर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी रिसर्च के लिए। निवेश की जब हम बात करते हैं, उसे लाने के लिए, इनोवेशन को और आगे बढ़ाने के लिए जिस रिसर्च और डेवलपमेंट की हम बात करें, उसके तंत्र को मजबूत होना होगा, और इस तंत्र को कैसे मजबूत किया जाएगा इसका भी एक हम कह सकते हैं परिदृश्य आज के इस बजट में देखने को मिल सकता है। लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर भी हम करेंगे चर्चा कि आखिरकार एनर्जी सेक्टर जिसमें तमाम विकल्प मौजूद हैं, वो कैसे अर्थव्यवस्था को और मजबूती देगा, इस बजट के जरिए जानेंगे इस ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ए संभाल कर, हां आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हां ए सत्यानाश, भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह डिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद बिल्कुल चल आप शुरू करिए। चलिए, ब्रेक के बाद तरीका स्वागत है। प्री ओपनिंग काउंटर्स मार्केट के अगर मैं बताऊं, क्योंकि शेयर बाजार पर भी आज के इस बजट का असर पड़ना तय है, जिसका जिक्र हम लगातार करें, तो जो प्री ओपनिंग इंडिकेटर्स हैं, 80,000 का लेवल है, 737 सेंसेक्स का, और 235 अंकों की बढ़त, यानी कि उम्मीद यही है, जिसका जिक्र शिशिर भी कर रहे थे, और यहाँ पर हमने स्टूडियो में भी चर्चा की कि मार्केट की पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। जी बिल्कुल, और इस बीच हमारे साथ में खास मेहमान भी स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सुनील देशमुख जी हैं, जो कि ग्लोबल बोर्ड चेयरमैन है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स USA के। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ा सवाल यही, क्योंकि हम पहला रिएक्शन किस तरीके से देखा जाए कि आपको कहाँ पे इस बार के बजट का एक डायरेक्शन याद नज़र आता है, और हमारे जो इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं उसमें आपको कितना एक डिसिप्लिन दिखाई पड़ रहा है, और उस लिहाज से जहां हमारे फंडामेंटल्स हैं हम किस डायरेक्शन में जाते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि 2047 की बात हो रही है, 2030 की बात हो रही है, और हम कैसे
एक डेवलप्ड नेशन बनेंगे, उसका एक बड़ा आधार कैसे आगे बढ़ेगा? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं अपने वित्त मंत्री से उनका आभार मानूंगा या उनको कांग्रेचुलेशन दूंगा। उनका ये लगातार 7वां बजट है, फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडिया प्रेजेंटिंग 7 बजट्स। एज पर एज अपना आपने जो क्वेश्चन पूछा कि इस बजट में क्या आप एक्सपेक्ट करते हो ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि हमारी इकोनॉमी पिछले 10 साल से बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। इंश्योरिंग द GDP ग्रोथ ऑफ मोर देन 6.5% to 7%, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है ये प्राथमिकता इस गवर्नमेंट और वित्त मंत्री और हमारी देश की सरकार पूरी तरह से देख रही है, इसके ऊपर इम्पोर्टेंस दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया है जिसे हमको बहुत ज़रूरी से और बहुत इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो ओवरऑल इकोनॉमी में भी ग्रोथ आती है। दैट इज़ अनदर एरिया। आई थिंक फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में लाना ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल डिसिप्लिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमको अगर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है तो हमारे लिए 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए हमें काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेगी, जिसमें इवन जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में भी हमको इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। हमारे सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, जैसे हमारे पंतप्रधान जी ने 2070 में हमें नेट जीरो का हमको जो प्रॉमिस दिया है वो भी हमको अचीव करना है, तो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपने बहुत अहम बात की। ये क्रूशियल सवाल होता है सरकार के लिए। फिजिकल प्रूडेंस यानी कि वित्तीय अनुशासन और आर्थिक ग्रोथ को, विकास को कैसे साथ लेकर चले। अगर अभी हम बात करें तो जो वित्तीय घाटा है, अगर हम उसका पूरा GDP का आंकड़ा उसके हिसाब से देखें तो 5.1 है, जिसे कहीं ना 5.6 है, जिसे कहीं ना कहीं 5.1 यानी कि 5.1% पर लाने की पूरी कोशिश होगी वित्त मंत्री साहिबा की। आपको दिखाएं वो तमाम तस्वीरें। वित्त मंत्री साहिबा बाहर निकल चुकी है वित्त मंत्रालय से और पंकज चौधरी उनके साथ मौजूद है। ये वो तस्वीर जिसका इंतजार हम सुबह से करते, पूरी बजट टीम जिसकी मेहनत, हम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को भी देख सकते हैं, ये पूरी मेहनत उनकी आज, इसके नंबर आज मिलने वाले हैं बजट टीम के साथ। महिला वित्त मंत्री साहिबा यहाँ पर मौजूद है और वुमेन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसको लीड करती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आज के इस बजट में उन्मुख जो विकास की बात प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, वो ये तस्वीर अपने आप में पूरी तरीके से एक एम्पावर्ड तस्वीर और पिछले एक चेहरे पे खुशी देखिए। पिछले 7 साल से ये एक जो तस्वीर होती है और लगातार हम हमेशा इसी वक्त साथ होते हैं। तस्वीरें के लिहाज से भी कह सकते हैं। और वित्त मंत्रालय के बाहर की तस्वीर और वित्त मंत्री जी के चेहरे के जो भाव है, खुशी जाहिर करते हुए, तो एक विश्वास झलकता है कि उनका अपनी टीम पे विश्वास है, उनके हाथ में जो इस वक्त बजट है उस पे विश्वास है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक तरीके से आगे ले जाने का एक मादा रखता है। और ये तस्वीरें जिसमें आप आंचल जिक्र कर रही थी, वित्त मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री जी हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, इसके अलावा वित्त मंत्रालय के तमाम सचिव महोदय हैं जो अलग अलग विभागों में, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे और इनके बिना बिल्कुल इनके बिना बजट की कल्पना करना भी मुश्किल है। इनकी मेहनत है। और इस बजट में अगर हम देखें तो पिछले बजट में जिन 4 स्तंभों का हमने जिक्र किया, इस बार बहुत कुछ खास होने वाला है। जिस तरह से तमाम विश्लेषकों के इस पैनल से हमने चर्चा की है, ये वो दस्तावेज है, ये वो डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो डिजिटल इंडिया को तो बताता ही है, साथ ही साथ आर्थिक तस्वीर भी पेश करता है और उस आत्मनिर्भर भारत का एक दृश्य भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और यहाँ से सीधा राष्ट्रपति भवन पहुंचती हुई। और हम जानते हैं, जो लोग दिल्ली की इस इलाके से वाकिफ हैं, रायसीना हिल पर ही एक तरीके से राष्ट्रपति भवन ब्लॉक भी है और राष्ट्रपति भवन बमुश्किल कितना 1 मिनट लगेगा पहुंचने मुश्किल। और ये जो 1 मिनट है उसमें आप समझिए कि इसकी एक औपचारिक ऐलान होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अहम, जैसा कि आरिंद्र ने कहा। और उस लिहाज से उसके बाद जब वापस पहुंचेंगी यहाँ पर निर्मला सीतारमण, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी और वो भी एक औपचारिकता है। लेकिन उसके बाद 11 बजे का वो वक्त जब इस बजट को पेश किया जाएगा। और बजट में खास तौर पर लगातार हमने देखा कि पिछली बार मेंटल हेल्थ पर फोकस था, हालांकि वो एंट्रीम बजट था। ये एक नई चीज थी और ये सरकार इस पूरे कार्यकाल में अगर हम देखें तो जानी जाती है कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ हटके करने का। तो ये भी हम देखेंगे। तो राष्ट्रपति मुझे इन तस्वीरों में जिस चीज ने ज्यादा कैच किया वो था वित्त मंत्री महोदया की चेहरे की मुस्कान। और हम तस्वीरों का जिक्र कर रहे थे, ये राष्ट्रपति भवन का विहंगम दृश्य दिखाई पड़ रहा है और नॉर्थ ब्लॉक से बिल्कुल लगा हुआ राष्ट्रपति भवन है और वित्त मंत्री जी और उनके साथ उनकी जो टीम के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं अब राष्ट्रपति भवन। और ये वो मुस्कान जो वित्त मंत्री साहिबा की है
वो मिडिल क्लास के चेहरे पर कितनी आती है और मिडिल क्लास और सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए क्या कुछ होगा। मैं वही जिक्र कर रहा था, लेकिन उनके चेहरे की जो मुस्कान है वो एक विश्वास को झलकाती है कि उनको विश्वास इस बात का है कि उनके हाथ में जो बजट है वो देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए मादा रखता है। और क्योंकि सबका साथ सबका विकास का जिक्र करते हैं, और अभी की इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग यही है कि वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक से वित्त मंत्री जी राष्ट्रपति भवन के लिए निकली हैं और राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात करके वो बजट के मुख्य पहलुओं पर एक तरीके से औपचारिक तौर से उनको राष्ट्रपति महोदया को जानकारी देंगी। और वो जो तस्वीर आएगी उसमें देश की 2 सशक्त महिलाओं की तस्वीर होगी जो देश को आगे बढ़ाने में, देश को विकसित भारत बनाने में जो बड़ा योगदान दे रही हैं, उनकी एक तरीके से भूमिका भी साफ तौर से दिखाई पड़ेगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश कैसे विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे और पहुंच भी है और गाड़ी पहुंच गई है और राष्ट्रपति भवन से लाइव बिल्कुल, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। तो खास तौर पर महिला, युवा, गरीब, किसान सबके लिए क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना पुश मिलने वाला है, साथ ही साथ एमएसएमई को क्या मिलेगा, कृषि जो क्षेत्र है उसकी क्या अपनी आकांक्षा है, वो क्या पूरी। वित्त मंत्री सीधा राष्ट्रपति भवन के अंदर जाती हुई और कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी हमारे सामने होंगी और वो तस्वीरें जिस तरह से आर्थिक सशक्तता का एक रूप पेश करेंगी और उस रूप के लिहाज से जिस भारत की आर्थिक प्रगति का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, 2047 तक विकसित भारत को लेकर क्या फॉर्मूला निकाला जाएगा वो अहम है। तो राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके वित्त मंत्री, वो अहम दस्तावेज उनके हाथ में था और उस अहम दस्तावेज से अब 11 बजे जब बजट पेश किया जाएगा तो बजट जब आएगा तो क्या क्या सबके लिए लाएगा, बहुत सी सौगात होंगी, ये सभी के मन में आस है, सवाल है। तो और आंचल, मुझे ध्यान है कि पिछली बार भी हम और आप ही इस बजट शो को कर भी रहे थे। बिल्कुल, मौसम साफ है और हमने देखा था कि राष्ट्रपति भवन से एक तरीके से जब वो पहुंचेंगी तो वहां पे चाय पे चर्चा दिखाई पड़ी थी, क्योंकि जब वो नाश्ते की मेज पे संभवतः बैठी थी पिछली बार, और तो चाय पे चर्चा होगी बजट को लेकर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुनील देशमुख जी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद। सुनील जी, एक तो ये कि जो कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ रहा है वित्त मंत्री जी के जो बॉडी लैंग्वेज से, वो क्या एक रिफ्लेक्शन देता है। दूसरा, मैं आपसे बैंकिंग को लेकर समझना चाहूँगा, क्योंकि बैंकों के पास में जमा जो होता है, जो वहाँ पे बचत होती है, उसको लेकर कुछ चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, जबकि इस प्रकार का जो पैसा है वो मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो एक चुनौती है, उसको लेकर सरकार क्या करेगी। पहला कॉन्फिडेंस और दूसरा इस मसले पर और इसी पर एक चीज़, क्योंकि लगातार हमने देखा कि डीमैट अकाउंट की संख्या इस वक्त सबसे ज़्यादा है और लगातार बढ़ती हुई, यानी कि लोग इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं। ऐसे में लोगों का विश्वास इक्विटी पर जाता हुआ कितना बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर आप इस बात को मानते हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से? पहले तो मैं कहूँगा कि अर्थमंत्री का जो कॉन्फिडेंस चेहरे पे दिख रहा है, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। लगातार 7वां बजट पेश करिए, चेहरे के मुस्कान से तो लगता है बजट काफ़ी अच्छा आने वाला है। लेट्स होप फॉर अ पॉजिटिव। और आपने जो बैंकिंग क्षेत्र में विकास की बात की, मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल डिपॉजिटर्स जो होते हैं, जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट जो करते हैं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इसको काफ़ी बढ़ावा देना चाहिए। आज के ज़माने में सारे जन जाके एवरी सिटीजन इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, तो ये स्मॉल डिपॉजिटर्स को कुछ सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव या कुछ बढ़ावा मिलना चाहिए इनको। तो ये एक मेरे को लगता है ये एरिया में आ सकता लेकिन है। एक बहुत बेहतरीन काम वित्त मंत्री साहिबा ने किया था, खासतौर पर विलफुल डिफॉल्टर्स, एनपीएस के उस रजिस्टर को जो कि काले अक्षरों में था, अब हम देखते हैं कि वो बहुत सुधरता हो, बैंकों की हालत सुधरती है, क्योंकि जब हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं, साफ तौर पर वो बैंकिंग सेक्टर है। उस लिहाज से कई आमूलचूल परिवर्तन बैंकिंग क्षेत्र में किए गए हैं। आपको क्या लगता है उस लिहाज से बैंकों की सेहत को और सुधारने के लिए, पीएसयू बैंकिंग को और सुदृढ़ करने के लिए, जिसमें आप प्राइवेटाइजेशन की भी बात करते हैं, क्या कुछ अहम ऐलान हो सकते हैं? मेरे को लगता है इसको कॉम्बिनेशन में देखना पड़ेगा हमको। डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, बिल्कुल, एंटायर फिनटेक सेक्टर में हमको बढ़ोतरी और काफ़ी इंप्रूवमेंट, सुधार लाना पड़ेगा। और एग्जिस्टिंग पीएसयू बैंकों को कैसे हम प्राइवेटाइजेशन करा के, पार्टली प्राइवेटाइजेशन करा के इसको बढ़ावा दे कि दीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स आल्सो बिकम मोर प्रोफेशनल इन देयर अप्रोच, और इनकी लास्ट माइल सॉल्यूशन जो बोलते हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है। किया था बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, आप समझिए आपके घर बैंक पहुंचा है, खाते खोले गए, जनधन यानी जैम ट्रिनिटी का जब हम जिक्र करते हैं, वो जैम ट्रिनिटी
कई देशों में एक मॉडल के रूप में है। आप यूपीआई देखिए, जिस यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस की हम बात करें, कई देशों के लिए आरेंद्र वो मॉडल के तौर पर स्थापित किया गया। हमने उसमें कई रिकॉर्ड हासिल किए हैं और जिस ग्लोबल साउथ की मुख्य आवाज के तौर पर भारत आगे बढ़ रहा है, जिसका जिक्र वित्त मंत्री साहिबा ने G20 की इस बैठक में, जिसका दारोमदार भारत के पास था पिछले साल, उसमें भी किया था कि कैसे आर्थिक मोर्चे पर वो हिचक अब कम होती हुई नजर आ रही। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के क्षेत्र में लगातार वित्त मंत्री साहिबा ने फिनटेक को बहुत सरल और आम भाषा में यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की, ताकि तमाम जिस B2B बिजनेस की हम बात करते हैं वो यहाँ पर आए। और उस लिहाज से आज भी बहुत कुछ हो सकता है, जिसका जिक्र हमारे साथ जो विश्लेषक हैं वो कर रहे हैं। आर्य जी, सुनील जी, आपको लगता है कि जो फिनटेक का जिक्र आंचल ने किया, उस लिहाज से हम किस ग्रोथ मोमेंटम को जहां तक लेकर आए हैं, इसको हम कैसे आगे बढ़ाते नजर आएंगे और इस दिशा में और क्या प्रयास किए जाने हैं ताकि हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत हो कि ना सिर्फ भारत के लिए, और जो बात आंचल ने कही कि हम दुनिया के लिए एक नज़ीर हैं, उदाहरण है, हम दुनिया तक उस व्यवस्थाओं को पहुंचा सके, उनके लिए हम और तरीके से सप्लाई चेन का काम करते नजर आए। इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इसी में एक चीज और, क्योंकि हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं भूल सकते और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये दो अगर हम कारक देखें कैसे सेतु के रूप में काम करेंगे जब हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। हमको अगर पिछले 20-25 साल में हमारी इकोनॉमी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी है तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमको ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जो कि रोबस्ट है। और आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है, ChatGPT आया है, और हमने पिछले हफ्ते में देखा माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ पे क्या हो गया और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड का कैसे डिस्टर्ब होगा। तो हमको ये भी सोचना है कि हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसे कम हो। और हमारी बैंकिंग सेक्टर में, फिनटेक में पर्टिकुलर, हमारी जो फिनटेक में आज अव्वल दर्जा हमारा है वर्ल्ड में। हमने ये भी देखा कोविड के टाइम पे हमारा पूरा डिजिटलाइजेशन की वजह से वैक्सीनेशन हमने जो जिस तरीके से मैनेज किया, अमेरिका भी नहीं कर पाया। तो ये सारे हमारे जो सुझाव है, ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इसको हम आगे नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाए। और सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये खाली पहल लेके नहीं, इसको पूरे 10, 15, 20, 25 साल कंसिस्टेंटली बेसिस पे हम कैसे इसको सस्टेनेबल करें और इसको पूरे जग को, विश्व को हम बताएं कि हमारी इसमें ऊपर एक्सपर्टीज है एंड हम आपको ये दे सकते हैं। अच्छा, जो अभी GPI की रिपोर्ट साझा हुई थी जिसमें G20 के शेयर पर अमिताभ कांत ने साफ तौर पर कहा कि भाई DPI के लेवल पर हमने वो काम जो 50 साल में हम नहीं कर सकते, क्योंकि यही डिजिटल इंटरफेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की हम बात करें, वो हमने 9 सालों में किया। और इस 9 सालों की ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, वो अपने आप में, खास तौर पे जब हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 में अपने साथ जोड़ा, इस बात की भी परिचायक है और एक बैरोमीटर हम मानते हैं कि हम DPI में कई देशों से आगे हैं, कई देशों की मदद कर रहे हैं। जी, ये तो बिल्कुल बात सही आपने कही। हमने पिछले 9 साल में इतनी डेवलपमेंट और इतनी इंप्रूवमेंट की है। बैंकिंग एट योर फिंगर टिप। एंड आज आप देखो, आप रूरल एरिया में कहीं पे भी जाओ, आप UPI से पेमेंट कर सकते हो। आप इवन आपके घर में जाके सब्जी ले, आपके दूध वाले को पेमेंट, ये वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है। मैं अमेरिका में जाता हूँ, अमेरिका में रहता हूँ बहुत बार, तो वहाँ पे पेमेंट अभी भी कैश से होता है। अपने यहाँ कैश हैंडलिंग इज एब्सोल्युटली कम डाउन। नंबर ऑफ कैश काउंटर्स इन द बैंक्स आर रिड्यूसिंग। UPI इज गोइंग एक्सट्रीमली वेल। तो आई थिंक हमने ऑलरेडी वर्ल्ड को दिखा दिया है कि हम अहेड है, बट अगले 5-6 साल में हमको इसके ऊपर अभी काफ़ी काम करना है और वी हैव टू इंश्योर दैट वी आर अहेड ऑफ द वर्ल्ड एज फार एज फिनटेक प्लेटफॉर्म्स आर कंसर्न, फिनटेक रिवोल्यूशन इज कंसर्न। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है। और देशमुख जी, क्योंकि हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात कर रहे हैं, उतना ही ज़रूरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, क्योंकि सरकार का जो निवेश है, जो खर्चा है, वो ढांचागत विकास को लेकर लगातार हम वो एक कंटिन्यूटी, निरंतरता देखते आए हैं। अगर हम एक दशक की बात करें, उस लिहाज से भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसके फंड्स को लेकर किस तरह से एक आगे बात बढ़ती नजर आएगी इस बजट में, चाहे वो सड़कें बनाने की बात हो, चाहे वो पोर्ट्स बनाने की बात हो, एयरपोर्ट्स बनाने की बात हो, हाईवे, वाटरवे, हर लिहाज से वो कहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है गुंजाइश और किस दिशा में? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में ये बात भी आई थी, अब राज्यों की क्षमताओं को बढ़ाने पर फोकस होगा, तो क्या हम उस तरीके से कुछ एक अलग नई पहल भी देख सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अहम सवाल पूछा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे हाईवेज, हमारे वाटरवेज पे काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा। पिछले 5 बजटों में, पिछले 10 साल से इस सरकार ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में पैसा खर्च किया है, काफ़ी अच्छे रोड्स बनाए हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एवरी सिंगल इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर बजट इज गोइंग टू ऐड 1% और 0.5% टू योर GDP।
ये वर्ल्ड में प्रूव हुआ है। आप जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओगे, आपके सप्लाई चेन आपके दौड़ते हुए हाईवेज जो हैं वो परिचायक है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी सर पर दौड़ रही है। और क्योंकि कल जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब है उन्होंने बहुत अहम बात की, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो सवाल आरेंद्र ने किया, मैं उस पर चाहती हूँ आप थोड़ी रोशनी डालें कि बुनियादी ढांचे में जब निवेश की हम बात कर रहे हैं, बढ़ोतरी तो है ही, उसे और सकारात्मक अप्रोच के साथ आगे बढ़ाने के लिए खासतौर पर जो डेटा कलेक्शन है और रिपोर्टिंग का तंत्र है उसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है, जिसमें राज्यों का समन्वय बहुत ज़रूरी है। कितना बड़ा अंग मानते हैं आप इसको जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जेस्टेशन पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। बिल्कुल भाई, सही बात कही आपने। इंफ्रास्ट्रक्चर का जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है, इसमें कोलैबोरेटिव अप्रोच लेना पड़ेगा सरकारों को। सेंट्रल गवर्नमेंट खाली इसमें एक आपको दिशा दिखा सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें, क्योंकि रास्ते सारे उनके स्टेट्स पे जाते हैं। तो लैंड एक्विजिशन, लैंड डिप्लॉयमेंट, लैंड अवेलेबिलिटी, ये सारे इश्यूज जो है तो सारे सरकारों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। यह हमारे देश के तरक्की के लिए है, खाली उस सरकार के तरक्की के लिए नहीं है। तो वी हैव टू हैव दैट कोलैबोरेटिव अप्रोच, और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी जो हम जिसको बोलते हैं, वो भी फंडा हम लेके आ सकते हैं। पीपीपी से काफी पैसा भी सरकार का बच सकता है और डेवलपमेंट फास्ट हो सकती है। बिल्कुल, तो पीपीपी से अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था को कितनी गति मिलेगी, ये हर साल हम सवाल करते हैं, और ये आज के इस बजट में किस लिहाज से देखा जाएगा उस पर भी रहेगी सबकी निगाहें। वक्त एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के उस पार भी दो अहम विश्लेषक स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस खास पेशकश में। वक्त एक ब्रेक का। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अब सही इक्विपमेंट्स के साथ आपके उपज को लाभदायक बनाइए, अपने सपनों को साकार करिए और सफलता की ओर बढ़िए। आपकी खुशियों की ओर, आपके बैंकिंग साथी के साथ। स्टार एग्री इंफ्रा के विशेष गुणों के साथ अपने सपनों को उड़ान दे। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भारत सरकार की कृषि और कृषक उन्नत की प्रतिबद्धताओं के साथ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी AIC का गठन हुआ। समूचे भारतवर्ष में कृषि बीमा के लिए अधिकतम किसान AIC पर भरोसा करते हैं। आधुनिक तरीकों से आपदा की स्थिति में कृषि एवं कृषि संपदा के नुकसान के सटीक आकलन और त्वरित भुगतान का मजबूत सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि हर किसान के घर तक खुशियां पहुंचाने का है इरादा। हम हैं AIC। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिन जगह अलग टेस्ट।
MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपदा कभी समय देखकर नहीं आती, हो ओलावृष्टि या हो तेज आंधी। ऐसी स्थिति में बढ़ जाती है किसानों की परेशानी जब फसल का हो जाए नुकसान और हो जाए वित्तीय हानि। इस वित्तीय हानि से आज ही खुद को बचाओ। AIC और PMFBY के साथ फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार बजट 2024 के इस विशेष कार्यक्रम में हम बने हुए हैं, पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विश्लेषक हमारे साथ तमाम बने हुए, उनके साथ में इस पे विश्लेषण भी कर रहे हैं कि आखिर बजट पे कहां गुंजाइश है। रिपोर्टर्स के माध्यम से जमीनी हालात की भी बात करें। इस बीच 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय भी आपसे कराते हैं। हमारे साथ में NC महेश्वरी जी जुड़ गए हैं, जो कि विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत आपका जुड़ने के लिए। इसके अलावा आर्थिक पत्रकार शिवमोय भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सुनील देशमुख जी हमारे साथ लगातार बने हुए। शिवमोय जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में जो 6 बड़े सेक्टर्स का जिक्र किया गया, उसमें बड़ी बात यही थी कि साहब कैसे निजी निवेश नहीं आ रहा है, आपको कृषि को ग्रोथ का इंजन बनाना होगा, राज्यों की क्षमताओं का निर्माण करना होगा, ग्रीन एनर्जी के फोकस करते हुए आगे बढ़ना होगा। आपको लगता है कि किस दिशा में कहां पे गुंजाइश नजर आ रही है? एक मिनट आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि लगातार देश की जनता की बात है, शिवमोय जी से सवाल को लेंगे, लेकिन एक बार पहले बता देते हैं कि बजट पेश होने से पहले आम जनता की इस बार बजट से बहुत उम्मीदें हैं और लोगों का, आवाम का कहना है कि इस बार का बजट जो है वो उन्नति और विकास के लिए, यही उनकी कामना है। वहीं यूपी के अमरोहा के कलाकारों ने इस बजट पर निर्मला सीतारमण का चित्र बनाकर अपनी कलाकारी के जरिए अपनी बातों को रखा है। तो कला के जरिए भी उम्मीदों आकांक्षाओं का बजट, उस लिहाज से आप देखिए कि वो पॉजिटिव अप्रोच और वो कॉन्फिडेंस इस चित्र में भी नज़र आ रहा है जो बना रहा है और जिसका चित्र बनाया गया है। और ये चित्र के जरिए वो आम जनता जिसे बहुत सी उम्मीदें होती हैं बजट से, आप देखिए कि इसमें उस चित्र में वो 4 स्तंभ हैं, जहां हम कृषि की बात कर रहे हैं, युवा भी है, गरीब भी है, महिला भी है, तो इस पर किस तरह से फोकस रहेगा? बिल्कुल शिवमोय जी, क्योंकि ये जो 6 सेक्टर की हम बात कर रहे थे, जिसमें निजी निवेश की बात है, कैसे MSME सेक्टर को विस्तार करना है, ग्रीन एनर्जी की बात है, उसके अलावा रोजगार और शिक्षा के अंतर को कम करना है, ग्रीन एनर्जी के साथ के उस लिहाज से क्या गुंजाइश आपको डायरेक्शन दिखाई पड़ता है? आर्येंद्र, सबसे पहले बजट और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजट के रूपरेखा पिछले 10 साल से किए हैं, वो ऐसा है कि बजट फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट के अकाउंट्स के लेखा जोखा जी, दूसरी बात है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़, उसका मार्गदर्शन हमारे बजट के थ्रू से पहले होने का जो एक सिलसिला था, उसको उन्होंने कई हद तक उन पर अंकुश लगाए हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बजट में वित्त मंत्री का ये नहीं रहता है कि वो दिशा निर्देश करे, वो हर मिनिस्ट्री का और प्रधानमंत्री जी का एक उनके वो देते हैं डायरेक्शन फाइंडर। खासकर 15 अगस्त में हर साल आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी एक बहुत अहम किस किस बिंदुओं पर देश चलेगा, इस पर वो अपना एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। वेरी सिग्निफिकेंट होता है वो स्पीच। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद हर साल आप देखेंगे बजट में इन बिंदुओं पर चलते हुए कहाँ तक हासिल हुआ है, क्या चीज़ क्या कामयाबी हुई है, किन चीज़ों पे अभी भी आगे काम बाकी है, उसका एनालिसिस बजट में रहता है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बजट एक ऐसा चीज़ नहीं है कि बजट में हम कृषि विकास या औद्योगिक विकास, ग्रीन एनर्जी जिसकी आप बात करें, ये बजट में ही शुरू होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। इस पर आलोचना जो है, टिप्पणी जो है, इस पर जो पूरा पॉलिसी स्टेबलाइजेशन की जो पूरे जो मानचित्र सामने आएगा, वो प्रधानमंत्री रखते हैं और सही भी है, रखना भी चाहिए।
बजट में फिर क्या होता है, इस सरकार के जो पिछले 10 साल में एनडीए सरकार ने किया और अभी जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट अपने दायित्व को किस तरह से निभा रहे हैं, इन जैसे आप जिन बिंदुओं की बात की है, इन दायित्वों को किस तरह से वो चला रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल फॉर इंस्टेंस कि गवर्नमेंट में हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट का, मैं डिस्कशन दूसरी तरफ ले रहा हूँ। फिस्कल डेफिसिट का क्यों रहता है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का डिस्कशन बजट के सिवा कहीं और नहीं हो सकता है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगा इसका निर्णय बजट से ही किया जा सकता है। इसलिए इस पर वित्त मंत्री काफ़ी समय देती हैं, काफ़ी डिटेल्स में इनके ऊपर डिस्कशन करती हैं और ये नंबर्स सबके सामने आता है और सब नेचुरली सबका नज़र इस पर रहता है। और ये क्यों देश के लिए ज़रूरी है, फिस्कल डेफिसिट इसलिए ज़रूरी है कि हम बहुत बारी हम कहते हैं कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स की राहत मिलनी चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ भारत के जो जैसे वो चित्र में दिखाया गया, आंचल जी ने बहुत अच्छा दिखाया वो तस्वीर, उम्मीदों का बजट, वो उम्मीद की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर नॉन सैलरीड है। नॉन सैलरीड हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, हमारे देश में जो एस्पायरिंग लोग हैं, इनफैक्ट उनका जैसे कल के इकोनॉमिक सर्वे में आया कि देश में बहुत जो बदलाव आया है वो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, बिल्कुल, और साथ में वो बदलाव का जो स्ट्रक्चर है वो किसी देश से मिलता नहीं है जो हमारे देश में जो आया है। इट्स एज द इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि हम जो बदलाव की जो कड़ी जो बदल किए हैं वो इंडिया यूनिक है। यूपीआई, जनधन, इनकी सब की अगर बात करें तो ये काफ़ी यूनिक है इंडिया में, किसी और देश में इनका इस तरह का एक्सपेरिमेंट्स नहीं किया गया जो इतने कामयाब हो। जी। तो इन सभी चीज़ को देखते हुए फिस्कल डेफिसिट की जब बात करते हैं, फिस्कल डेफिसिट क्यों होता है कि फिस्कल डेफिसिट अगर कंट्रोल में रहता है तो गवर्नमेंट के लिए खर्चा का जो पूरा स्पेस है उस पर सरकार हावी नहीं होते हैं। बाकी लोग जब खर्च के लिए लोन लेंगे बैंक से तो उनके लिए सस्ते में इंटरेस्ट रेट में कर्जा मिलता है। कृषि क्षेत्र में देखिए, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में देखिए, छात्रों को एजुकेशन लोन के लिए देखिए, हर चीज़ में उनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए फिस्कल डेफिसिट नहीं है, अर्थशास्त्रियों की आलोचना की चीज़ नहीं है, इसकी बहुत बड़ी अहमियत रहती है देश के लोगों की जिंदगी में। आपने इसको इतने सरल तरीके से समझाया है। और इसी पर महेश्वरी साहब जिस क्रेडिट ऑफ टेक का जिक्र शुभमोय जी कर रहे हैं, इस क्रेडिट ऑफ टेक को आप कितना अहम कारक मानते हैं? क्योंकि जैसे कि अगर हम कृषि में वर्कफोर्स की बात करें उसमें अभी जो आंकड़े हैं वो 43% हैं जो महिलाओं की हिस्सेदारी है। ये वर्कफोर्स को बढ़ाने के लिए जिसका जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि भाई ये नॉन सैलरीड पूरा क्लास है, उस लिहाज से क्या बड़े ऐलान आप समझते हैं आज के बजट में हम देख सकते हैं महेश्वरी साहब? देखिए, सबसे पहले आज का जो बजट है, जैसे बजट तो हमेशा ही परीक्षित होता है, लोग बड़ी व्याकुलता से और आवेग से उसका इंतजार करते हैं। और जो नई गवर्नमेंट का जब पहला बजट होता है तो नेचुरली वो एक पॉलिसी का तो निर्धारण करता ही है, एक डायरेक्शन इकोनॉमी की भी बताता है। और हमारे जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हमेशा जो हैं स्केर्स होते हैं और उनको हम किस डायरेक्शन में किस ढंग से खर्च करेंगे, इसका एक बहुत बड़ा पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। और हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि हम अपने जो निर्धारित पॉलिसीज़ हैं उनको कैसे अचीव कर पाएंगे। अचीव करने में सबसे पहला जो जैसे आपने मुद्दा उठाया क्रेडिट ऑफ टेक का, एक क्रेडिट से जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है जिसको हम इकोनॉमिक मल्टीप्लायर बोलते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी क्रेडिट में मार्जिन कम कर दें तो हमने ये देखा है कि उसका अल्टीमेट इफेक्ट जो बेनिफिशियरी को है वो बहुत कुछ अच्छी तरह से बढ़ जाता है। और बिना क्रेडिट, चाहे हम मुद्रा की बात करें, चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, चाहे एसएमई सेगमेंट में फाइनेंस की बात करें, हर जगह से जब तक क्रेडिट नहीं आएगा जब तक वो शायद उसका जो हमारा अल्टीमेटली एम था वो नहीं पहुंच पाएगा। मुझे लगता है कि आपने क्योंकि बिजनेस वाली बात करी, मैं यहीं से शुरू करता हूं कि मुझे लगता है कि पिछले 5-6 साल में हमने कंटिन्यूसली प्रेशर देखा बिजनेस में, चाहे वो जीएसटी के निर्धारण की बात हुई, चाहे असेसमेंट की बात हुई, चाहे स्ट्रिक्टली ढंग से जिस ढंग से एनफोर्समेंट हुई, चाहे सेक्शन 115 की बात हुई, चाहे जो टैक्स 30% था उसको लेके 70% तक किया गया अगर अनडिस्क्लोज्ड इनकम है या कैश इनकम है। मतलब एक तरह से हमने बिजनेस को एक रेगुलेट करने की कोशिश करी। तो मुझे लगता है क्रेडिट ऑफ टेक कब होगा? जब बिजनेस में कॉन्फिडेंस दिखाए ना। मुझे लगता है सरकार का टाइम आ गया है, सरकार को एक बिजनेस पे कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। और यही कल बात की है कि क्रेडिट जो है उसके साथ साथ जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कैसे बढ़ेगी।
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब ही बढ़ेगी जब उनको इकोनॉमी से कॉन्फिडेंस हो, उनकी सरकार की पॉलिसी से कॉन्फिडेंस हो, और उनको लगता है कि जब हम एक रिस्क लेके आगे बढ़ रहे हैं तो क्या उसका बेनिफिट भी हमें मिलेगा। अगर हम पिछली बात भी करें, कई बार हुआ है कि सरकार लाइक स्क्रूटनी को ईजी कर सकती है, जीएसटी कंप्लायंस को इजी कर सकती है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हो सकता है कि एसएमई में अगर सपोज 100 एम्प्लॉय कोई रखता है तो उसको 1 या 2 साल के लिए आप स्क्रूटनी से थोड़ा फ्री कर सकते हैं, आप 500 तक कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमें बिजनेस को, एम्प्लॉयमेंट और क्रेडिट ऑफ टेक को लिंक करना पड़ेगा। खाली एक पॉलिसी बनाने से कि मैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का 7% कर दूंगा या 2% उनको सबवेंशन दे दूंगा, तो मुझे नहीं लगता क्रेडिट ऑफ टेक होगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ ए बिजनेस नीड और मुझे बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी लानी है। जब तक बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी मैं नहीं दे पाऊंगा, जब तक क्रेडिट ऑफ टेक नहीं हो पाएगा। बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप में बहुत ज़रूरी है। शुभमय जी, आपसे मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे इंफ्रा को लेकर, आपने ज्वाइन किया उससे पहले, लेकिन अब रेल बजट भी आम बजट का हिस्सा है, तो ऐसे में रेलवे को लेकर भी कहाँ गुंजाइश दिखाई पड़ती है, क्योंकि ढांचागत विकास, एक निरंतरता, कंटिन्यूस एक प्रोसेस दिखाई पड़ रहा है, सुरक्षा और क्वालिटी पे फोकस दिखाई पड़ रहा है। नई ट्रेनें, वंदे भारत जैसा एक जनरेशन की ट्रेनें, उस दिशा में कहाँ पे हम क्या कुछ ऐलान देख सकते हैं, क्या एलोकेशन देख सकते हैं? और आम आदमी की हमेशा से कोशिश की भाई किराया कम होगा या नहीं, मतलब सुविधाएं आपको वर्ल्ड क्लास चाहिए लेकिन किराया कम चाहिए, किराए पे हमेशा फोकस रहता है। अंचल जी, 2014 से अभी तक में रेल में एसी में या किसी भी क्लास में किराया बढ़ा नहीं है, तो एक्चुअली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग, मेजर्स के तरीके से उसको लेना बंद कर दिया मोदी सरकार उसके बिल्कुल, क्योंकि उसके रेट्स नहीं बढ़े हैं। और ये एक तरफ से कई बार इस पर चिंता भी जताया गया है कि रेलवे के जो हर रुपया है, एवरी रुपी जो रेल अर्न करती है, उसका कितना पैसेंजर फेयर से आता है, और उसको हम देखें तो वो कम होते होते काफ़ी कम हो गया है। हालांकि जनता, जैसे आप कह रहे हैं आंचल जी की रेट्स रेलवे के फेयर बढ़नी नहीं चाहिए, तो आजकल तो रेलवे के फेयर उस तरह से बढ़ाया नहीं जाता है, बजट में उसका ऐलान होता नहीं है, और उस तरह से किसी अनाउंसमेंट्स का चक्कर नहीं है, वो तो सीजनल फैक्टर पे चलता है जैसे होना भी चाहिए। आप एक साधारण सा चीज़ देखेंगे जिसका उदाहरण मैं बहुत बारी देता हूँ, दिल्ली से पटना एक बहुत पॉपुलर रूट है, और इस रूट में बहुत वन ऑफ द डेंसेस्ट ट्रैफिक कॉरिडोर है दुनिया का। रेलवे कई दशक का अंडर इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट है कि रेलवे उस पर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ट्रेन्स, फास्ट ट्रेन्स, टाइमली ट्रेन्स नहीं दे पाए, या जितना भी दे पाए उसमें कमी थी। रिजल्ट ये हुआ है, आप दिल्ली के कई जगह पर अब देखेंगे प्राइवेट बस सर्विसेज बड़े बड़े जो एकदम टाइमली शुरू होते हैं, टाइमली पहुंचा देते हैं, पैसेंजर्स को कंफर्ट में ले जाते हैं एसी बस में। और आप अगर उनके जो यात्री को देखेंगे, वो मिडिल क्लास नहीं है, लोअर क्लास, लोएस्ट इनकम ग्रुप के लोगों को उन बसों में ले जाया जाता है। यानी कि अगर बिजनेस सही ढंग से सोचा जाए तो करना संभव है, और ये इतना पॉपुलर हो गया है दिल्ली के हर जगह से, कई जगह से जहाँ पर भी ईस्टर्न इंडिया के लोग ज़्यादा बसते हैं, वहाँ पे उन लोगों ने टारगेट किया है और उसमें ले जाते हैं लोगों को, एंड टाइमली, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। उस पर कोई लोगों को कोई आपत्ति, कोई कंप्लेन नहीं है, क्वालिटी ऑफ द सर्विस बहुत अच्छा रहता है। यानी कि मेरा कहना है कि अगर ये नहीं है कि गरीब लोग हैं तो उनके साथ राइट बिजनेस मॉडल नहीं लाया जा सकता है। लाया जा सकता है अगर आइडियाज़ हो। तो आपने बहुत सही सवाल किया कि रेलवे में क्या ज़रूरत है। आप देखेंगे पिछले 2 साल से, और खासकर पिछले 2023-24 में करीब 2.5 लाख करोड़ यानी कि 2.5 ट्रिलियन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर का मॉडल एक्सपेक्टेशन रखा है रेलवेज़ में। इस बारी का बजट में हम पहला चीज़ वो देखेंगे कि उस पर कितना खर्चा हुआ है, कितना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हुआ है, और आगे चलते हुए रेलवेज़ में कितना इन्वेस्टमेंट की और बात हो रही है, क्योंकि रेलवेज़ में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। रेलवेज़ में जो रोलिंग स्टॉक है, रेलवे की जो लाइंस हैं, रेलवे के इन सभी चीज़ों में करना ज़रूरी है। एक इस पर एक चीज़ बता दूं कि भारत में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब तो 94% कर दिया। एब्सोल्युटली, दुनिया में किसी भी देश में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे ट्रैक का नहीं हुआ है जितना इंडिया में हुआ है। और इसको हम अब रेलवे टूरिज्म से भी जोड़ रहे हैं, जो बुध सर्किट है, उस लिहाज से भी अब लगता, आप देखिए कि मतलब मुझे ये
अगर आप अमृतसर जाना चाहते हैं गोल्डन टेम्पल तो 2 आपके पास ऑप्शंस रहते थे, शताब्दी, राजधानी, जो आपको 1 दिन में पहुंचा देंगे। अब लोग वंदे भारत को ऑप्ट कर रहे हैं, किराया ऑलमोस्ट सेम है और उसकी जो सुविधाएं हैं वो आपको वर्ल्ड क्लास एट पार हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने जो बात कही कि मोस्टली लोगों को लगता है कि इसमें कटौती, लेकिन जो आपने उसका रीज़न दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर एक टेक महेश्वरी साहब, जिस हम ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी यानी जब हम एनर्जी की बात करें, ब्लू यानी कि पानी से जुड़ी हुई अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर और डार्क हॉर्सेस कौन से आप सोच सकते हैं इस बजट में जिन पर फोकस रहने वाला है? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा कि डिजिटल इंफ्रा को लेकर ऐलान थे, मेंटल हेल्थ पर बात की गई थी, इस बार कुछ हटके क्या हो सकता है ये करेंगे चर्चा। लेकिन मेरे पास कमांड आ रही है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ड्रीम्स हमारी पहचान है, चाहे वो जिंदगी को नए मुकाम पर ले जाना हो या अपने सपनों को पंख देना। हर एक सपना है खास और इन खुशियों को पूरा करने के लिए जरूरी है एक मजबूत बैंकिंग साथी का साथ। आपके सपनों को सच करने में हम हैं, आपके भरोसेमंद बैंकिंग साथी। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हमने खबर आपको दिखाई थी कि वित्त मंत्री राष्ट्रपति महोदया से मिलने पहुंची थी, वो तस्वीरें भी अब आ गई। उनका हम तस्वीरों को आपको दिखाते हैं कि जब राष्ट्रपति महोदया के साथ में वित्त मंत्री जी ने मुलाकात की, वित्त राज्य मंत्री जी भी उनके साथ मौजूद थे और राष्ट्रपति महोदया को वित्त मंत्री ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर इस बात की जानकारी दी कि साहब बजट के मुख्य बिंदु क्या हैं, किस तरीके से इसको एक डायरेक्शन देने की कोशिश की गई है, तमाम अहम बिंदुओं के बारे में जानकारी होती है। और ये बेहद खुशी करने वाली तस्वीर कि आप मुंह मीठा कराते नजर आ रहे हैं कि आप शुभ काम करने आ रहे हैं और आपके मुंह से मीठे शब्द या मिठास ऐसी निकले जो देश के हर किसी के जिंदगी में मिठास घोल दे। कम से कम उसका एक व्याख्या इस तरह से किया जा सकता है। व्याख्या भी, और ये भारतीय संस्कृति का भी एक बहुत अहम अनुरूप है कि जब भी कोई शुभ काम करने हम निकलते हैं तो दही चीनी खिलाई जाती है। आंचल, आप जो बात करी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप एक देखिए ना कि प्रोटोकॉल से इतर हटके भी ये कहीं एक सहजता दिखाता है राष्ट्रपति महोदया की, उनके व्यक्तित्व की, कि आप प्रोटोकॉल से हटके भी आप एक बड़े देश के काम के लिए जा रहे हैं, तो हम आपको शुभकामनाएं हमारी परंपराओं के अनुसार देने के लिए तैयार खड़े हैं। बिल्कुल, और पारदर्शिता है, अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, जिस विश्वास बहाली का आप जिक्र कर रहे हैं वो दोनों ओर से नजर आ रहा है। और पिक्चर ऑफ द डे कह सकते हैं हम आज की इसको, जिस लिहाज से आप देखिए कि जिस नए काम खास तौर पे, क्योंकि मोदी सरकार 3.0 का ये पहला पूर्णकालिक बजट है, महिला वित्त मंत्री होने के नाते 7वीं बार पेश कर रही है, अहम जिम्मेदारी है कंधों पर जब बजट भाषण पढ़ना होगा। और उस लिहाज से आप देखिए शुरुआत भी पॉजिटिव होती हुई, वो मुस्कुराहट अगर हमने वहाँ वित्त मंत्रालय से देखी थी, वो राष्ट्रपति भवन पहुँचती हुई, और ये पूरी टीम ने अथक प्रयास करते हुए इस बजट डॉक्यूमेंट को तैयार किया। आपने देखा था कि कल CA साहब ने कैसे जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पेश किया, जिसे फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट कहा जाता है। पिछले साल जो हुआ, अब की नीतियों में क्या होने वाला है, वो इस डिजिटल डॉक्यूमेंट में मौजूद है। और उस लिहाज से आज का ये दिन 11 बजने में सिर्फ 1 घंटे से के आसपास का समय बाकी है। और जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है आंचल, उसमें सरकार के मुखिया के तौर पे राष्ट्रपति ही होती हैं। हमने देखा जब कभी संसद का संयुक्त सत्र होता है तो राष्ट्रपति कहते हैं कि मेरी सरकार ने ये किया, और जो मेरी सरकार है उसमें प्रधानमंत्री भी है, उनका पूरा मंत्रिमंडल भी। और ऐसे में वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा रही वित्त मंत्री जी जिस प्रकार की नीतियों के साथ भी आगे बढ़ेंगी, तो वो एक तरीके से राष्ट्रपति जी की सरकार है, जिस बात का वो जिक्र संसद के संयुक्त सत्र में करते हैं। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और उस दिशा में कैसे देश आगे बढ़े, यहाँ पर राष्ट्रपति महोदया को जो जानकारी दी जाती है कि वित्त मंत्रालय के माध्यम से जो ये बजट तैयार किया गया है, देश भर से कंसल्टेशन के बाद में उनमें किन नीतियों को समाहित किया गया है, क्या एक डायरेक्शन रहने वाला। और यहाँ के बाद में अब ये कहा जाए, अब मुंह मीठा करने के बाद में वित्त मंत्री जी सीधे पहुंचेंगी संसद भवन परिसर, जहां पे 10 बजे के बाद का वक्त है कैबिनेट मीटिंग का, जहां पे प्रधानमंत्री भी रहेंगे। बात कही शुभनॉय ने, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि इसमें सभी का टेक है, यानी प्रधानमंत्री की जब बात कर तमाम मंत्रालय हैं, तो ये एक दिन का
विजन नहीं है। ये विजन आगे आने वाले 2030 की हम बात करें, फिर 2047 तक का दृष्टव्य परिपत्र हम कह सकते हैं, और ये शुरू हो जाता है अगर आप कहिए तो कई महीनों की मेहनत है, जिसमें तमाम मंत्रालय जो कि एग्री से जुड़े हुए हैं, एमएसएमई की हम बात करते हैं, आईटी क्षेत्र की बात करें, टैक्सेशन की बात की जाती है, उनसे सुझाव लिए जाते हैं, उनके सुझाव मांगे जाते हैं। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ये एक खूबसूरत बात है कि जब जमहूरियत को साथ लेकर आप चलते हैं, आवाम की आवाज़ को आप साथ लेकर चलते हैं, और आपके जो अधिकारी हैं उनके, हो सकता है कि आपके दिल अगर ना भी मिलते हों, दल मिलते हैं, लेकिन आप इस पूरे लोकतंत्र में इसी की खूबसूरती ये है कि आपको अपनी बात रखने का, अपनी बात को सहज तौर पर पेश करने का हक मिलता है। बिल्कुल, हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार बने हुए, सुनील देशमुख जी भी हैं और शुभमोय जी भी लगातार बने हुए, महेश्वरी जी बने हुए। देशमुख जी, एक सवाल आपसे यही कि जब हम लगातार सेक्टर वाइज अगर हम बात कर रहे हैं, अभी हम रेलवे की बात कर रहे थे, नए फ्रेट कॉरिडोर के लिहाज से अगर बात की जाए तो उस दिशा में और वाटरवेज के माध्यम से भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करके देश के खर्च होने वाले गैर जरूरी पैसे को बचाकर सामाजिक योजनाओं में खर्च करना, ये इंटेंशन भी लगातार दिखाई पड़ा। आपको लगता है कि वो एक कंटिन्यूटी इस बार भी कुछ आगे बढ़ती दिखाई पड़ेगी? देशमुख जी। बिल्कुल, मैं आपको इसका जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने वो दही का चम्मच और गिलास की बात की। देयर इज अ फेमस सेइंग इन मैनेजमेंट कॉल्ड कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। आप इतनी बड़ी देश की स्ट्रैटेजी शुरू करने के पहले अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करते हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि हमको इन्वेस्टमेंट वाटरवेज में, फ्रेट कॉरिडोर में करना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी एडवांटेज है कि हमारे पास काफ़ी पानी है, बट हमारे देश ने पानी का ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो उपयोग होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं किया जितना करना चाहिए था। और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर डायरेक्टली एड्स टू योर जीडीपी ग्रोथ। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इस बार भी बजट में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, फ्रेट कॉरिडोर, वाटरवेज में काफ़ी अहम इन्वेस्टमेंट दिखने जी जी। तो ये ब्लू इकोनॉमी का जो जिक्र हम ब्रेक पर जाने से पहले कर रहे थे, महेश भाई साहब, ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन इकोनॉमी दोनों का सामंजस्य आप कैसे देखते हैं, खास तौर पर कई अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र में वो डार्क हॉर्सेस जो इस बजट में एक दिशा देते हुए नजर आएंगे? मुझे लगता है इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, लिटरली नॉट आउट ऑफ द ब्लू मून। अगर हम पिछले 25 साल के बजट का इतिहास देखें तो पहले बजट्स जो होते थे 10 साल पहले, इनिशियली -10 की अगर बात करें तो हमारा फोकस था रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद हमारा फोकस आ गया इन्फ्लेशन को कैसे बीट करना है, एम्प्लॉयमेंट को कैसे बीट करना है, और एनर्जी को कैसे करना है। इन्फ्लेशन, एनर्जी एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब पिछले जो हमने देखा है, जो नई गवर्नमेंट के साथ जब से मोदी एरा चालू हुआ है, तो हमारा बजट का फोकस बड़ा आइडेंटिफाइबल 2 चीज़ों में बट गया है। ऑफ कोर्स हम जो अभूतपूर्व चीज़ें हैं, जो हमारे को बेसिक फंडामेंटल्स हैं, इनका तो हम ध्यान रख ही रहे हैं, लेकिन दूरगामी आज हम 2047 की जो बात करने लगे हैं वो पहले कभी बजट में नज़र नहीं आती थी। और जब हम इतना लॉन्ग टर्म आयाम की बात करते हैं तो उसमें एनर्जी, जो मैंने कहा ओरिजिनल हमारा इशू था, एनर्जी, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो उस एनर्जी को देखते हुए, उस एनर्जी आज हम सबसे बड़े वर्ल्ड के लार्जेस्ट इम्पोर्टर हैं और हमारे पास उसका कोई रिप्लेसमेंट का अभी हम ऑफ कोर्स एफर्ट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, पर कोई ऐसा वाइबल मीडिया नहीं बन पाया है जिससे हम अपनी एनर्जी को इंपोर्ट डिपेंडेंसी से कम कर सकें। उसके लिए दोनों चीज़ें हमारी चल रही हैं। जैसे हम वाटरवेज की बात करी, वो भी एक तरह से एनर्जी को यूज़ करता है, कम यूज़ कर रहा है। लेकिन हम प्योरली ग्रीन एनर्जी की बात करें, अब जब हम वाटर के थ्रू, अगर हम बात करते हैं कि वाटर के थ्रू अगर हम हाइड योजना में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी पहाड़ हैं, जहाँ पे भी उसकी बात करते हो, कहीं ना कहीं पर्यावरण के इश्यूज आ जाते हैं। चाहे हम सरदार सरोवर प्लांट की बात करें जो आज से 25 साल बाद हुआ, चाहे वो टेरी बांध की बात करें, चाहे हम और इतनी जो अपनी पानी से संबंधित परियोजनाएं उनकी बात करें। लेकिन अगर हम सोलर की बात करें तो कम से कम सोलर पर ऐसा इनडायरेक्ट ऐसा नहीं है कि हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम उसको अफेक्ट करे। तो मुझे लगता है इन सबों में अभी भी सोलर का जो है वो बेस्ट है। इवन हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की भी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट हम पानी को डिवाइड करके O2 से भी चलाने की बात कर रहे हैं। बट जहाँ तक वाइबल है, ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा कि कौन सी एनर्जी क्या चलती है। बट मुझे लगता है जो सोलर है वो सबसे वाइबल है और सोलर
के साथ साथ सबसे जो अच्छी चीज़ है कि उसका इकोसिस्टम पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। तो जैसे पिछली बार हमने देखा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शायद वो हर घर पे एक सोलर प्लांट देने की बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसको बड़ी अच्छी तरह से वो जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट थी, या जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट थी, उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए, उसको कैसे क्रियान्वयन किया जाए, बहुत जरूरी है। और ग्रीन एनर्जी पे लगातार फोकस भी है शुभमोय जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और हमने देखा कि ग्रीन एनर्जी पे कैसे आगे बढ़ा जाए। हम तमाम देशों के साथ में MOU साइन करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात हो, और जो हर घर सूर्य घर योजना के तरीके से जो व्यवस्थाओं को आगे जमीन पर उतारने की बात है, आपको लगता है कि एक आर्थिक तौर पे हमारे पैसे की बचत कहीं दिखाई पड़ती है, सामाजिक तौर पे हम ज़्यादा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते दिखाई पड़ेंगे, और हमारी जो ज़रूरतें हैं, आम आदमी का जो खर्चा है, उसमें भी एक बजट होगी। तो ये एक ऐसा प्रयास है जिसमें विन विन सिचुएशन दिखाई पड़ती है। और संसद भवन पहुंच गए, आपको रोकना चाहूंगी शुभमोय जी, ये नई तस्वीरें हैं, राष्ट्रपति भवन से निकलकर संसद भवन पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री साहिबा, और उन्होंने वहां पर बजट की कॉपी सौंपी थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी बजट टीम के साथ, और वहां पर नई चुनी खिलाकर आज के इस शुभ दिन की शुरुआत की गई है। वापस संसद भवन पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और यहाँ पर ये फोटो अब हम देखेंगे पूरी बजट टीम के साथ। कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी औपचारिक तौर पर, उसके बाद 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। यानी जिस कवायद को हमने 8:45 के हिसाब से शुरू किया था, आर्यन, हमने देखा कि जब वो घर से निकली उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो वित्त मंत्रालय पहुंची, वहां से सीधा राष्ट्रपति भवन, वहां दही चीनी खाकर आशीर्वाद लेकर, हम कह सकते हैं यहाँ पर आज नए दिन की शुरुआत, और अब वापस संसद भवन पहुंचती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और नए संसद भवन में पहला पूर्णकालिक बजट भी होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जब पेश करेंगी तो इतिहास बनेगा, एक महिला वित्त मंत्री, इसके अलावा किसी भी वित्त मंत्री के माध्यम से 7 लगातार बजट 2019 से 2024 तक पेश करने का रिकॉर्ड उनके नाम होगा। और एक बार फिर से चेहरे पे वही मुस्कान, आत्मविश्वास झलकता हुआ अपनी टीम के साथ वित्त राज्य मंत्री PP चौधरी जी नजर आ रहे हैं, उसके अलावा वित्त मंत्रालय के तमाम सचिव महोदय नजर आ रहे हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार नजर आ रहे हैं। और इस पिटारे से क्या निकलेगा, क्योंकि अब वो टैबलेट के तरीके से डिजिटल बजट है, और इस डिजिटल बजट में क्या होगा, ये तस्वीर अपने आप में बहुत एम्पावर्ड तस्वीर के तरीके से तस्वीर। सुबह फिर हमने देखा कि वहां पर भी उसे लीड करती हुई नजर राष्ट्रपति, तो बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मुलाकात हो चुकी है, बजट कॉपी उन्हें सौंपी गई थी, और अब संसद भवन पहुंची है वित्त मंत्री साहिबा, साथ ही साथ पूरी टीम। वुमेन लेड डेवलपमेंट की सबसे अहम, सशक्त और आत्मविश्वास से लबरेज तस्वीर जो लगातार कई सालों तक हमारे जहन में रहेगी, और उस लिहाज से राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं कैसे दी गई? शुभकामनाएं दी गई दही चीनी खिलाकर, अपने भारतीय संस्कृति से जो एक अहम स्वरूप माना जाता है किसी शुभ काम को करने से पहले, उसकी शुरुआत दही चीनी खिलाकर मीठे से की गई। और अब 11 बजे जब ये बजट पेश किया जाएगा, वो तमाम वर्ग जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बजट स्पीच को सुनने का, उनके लिए 1 घंटा 5 मिनट के आसपास समय बचा है, क्योंकि काउंटडाउन, क्योंकि 11 बजे पेश होगा और अभी 9:55 के आसपास का वक्त है, तो 60 मिनट और 5 मिनट, वही जो 1 घंटा 5 मिनट का वक्त बचा है। घर में जो है अपने सब काम निपटा लें वो लोग, और बजट स्पीच, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि तमाम जो स्पीच दी जाती है उसका ट्रांसलेशन भी होता है, तो साफ तौर पर बहुत सी ऐसी बातें जो तमाम उन वर्गों, उन सेक्टर्स के लिए हो सकती हैं। बिल्कुल शुभमोय जी, क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे इस बात का, ग्रीन एनर्जी को लेकर, उसका जिक्र जी। और इस पर अगर हम बात करें तो मैं सबसे पहले वही ग्रीन एनर्जी, जैसे आपने बात किया, उसके पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किए जी, इन सभी चीज़ों में मैं फिर से, और दूरदर्शन काफ़ी एक पावरफुल मीडियम है लोगों तक एक बेसिक चीज़ समझाने का, वो ये है कि एक डेवलपिंग कंट्री, जो विकसित भारत की बात हम कर रहे हैं 2047 तक चलने का, उसका मुख्य चीज़ ये रहेगा कि बजट जैसे चीज़ों में, और ख़ासकर लोगों को ये आइडिया देना बहुत गलत है कि बजट से लोगों को फ्रीबीज मिलेंगे, यानी कि मेरे लिए घर में 5 रुपया, इसके उसमें 2 रुपया, इसमें इस तरह के चीज़ें ना आए, बल्कि देश में आर्थिक विकास का जो दौर है वो तेज़ी पकड़े, बहुत अहम, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इस पर बार बार प्रधानमंत्री जी ने इस पर अपना ही हैज़ पुट हिज वेट बिहाइंड द आर्ग्यूमेंट, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये आर्ग्यूमेंट। और ये आर्ग्यूमेंट क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जैसे आप ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे थे, उसके साथ आप प्रेफर कर रहे थे कि इससे लोगों को अगर इस तरह का इन्वेस्टमेंट किया जाए, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कई सालों का प्रक्रिया है।
और जब इस इन्वेस्टमेंट्स होते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई इमीडिएटली मेरा क्या फ़ायदा हुआ। इमीडिएटली कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इस निवेश से पूरा पावर सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। जी, तो समग्र विकास की जब हम बात करते हैं उसमें फ्रीबीज का रोल ना के बराबर हो, ताकि वो विकास आर्थिक प्रगति के उस पूरे पथ पर सरपट दौड़ सके। बहुत ही नटशेल में मैंने समझाने की कोशिश की जो शुभमोई जी ने कहा। हालांकि इस आर्थिक पैनल के साथ फिलहाल हमें इतना ही कहना है, लेकिन आपके साथ लगातार ये चर्चा का जो पूरा विश्लेषण है वो पूरे दिन आज जारी रहने वाला है। 11 बजे के बाद भी बहुत कुछ और इस बार तो डीडी न्यूज़ तकनीकी विकास के साथ ऑग्यूमेंटेड और वीडियो वॉल और टच स्क्रीन के साथ भी तमाम बड़ी बातों को बड़े सरल और फिनटेक अंदाज में आपके साथ लेकर आएगा 12:30 बजे के बाद। क्यों आर्येंद्र? बिल्कुल। और फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी आंचल को अनुमति दीजिए, हमारे सहयोगी असीम और बुकल आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको छोड़ जाते हैं कुछ और तस्वीरों के साथ, क्योंकि बजट के साथ साथ जम्मू कश्मीर का बजट भी पेश किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे की जो व्यवस्था है वो केंद्र के माध्यम से चल रही, क्योंकि वो जो केंद्र शासित प्रदेश है उस लिहाज से वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। फिलहाल इस ब्रेक पे लिए रुकेंगे और हमारे 2 अन्य सहयोगी आपके साथ जुड़ेंगे और ये कार्यक्रम बजट 2024 लगातार जारी है। आप बने रहिए डीडी न्यूज़, कहीं मत जाइएगा। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल।